So the next type of question that you get in your reading comprehension is something called as a tone based question. Okay, तो यहाँ पे वो तुम्हें ना ऑथर का टोन पूछेंगे. तो टोन होता क्या है? टोन मीन्स द इमोशन दैट आर बीइंग एक्सप्रेस्ड बाय द ऑथर while he is telling you something about some topic. Okay, तो तुमने देख लिया कि वो ऑथर ने वो पैसेज लिखा है, ठीक है, तो पैसेज तो तुम्हें समझ गया, ठीक है, बट वो पैसेज उसने किस टोन में लिखा है? उसका टोन ह्यूमरस है, उसका टोन क्रिटिकल है, उसका टोन सरकास्टिक है. ओके, कैसा है उसका टोन? ओके, सो टोन मीन्स क्या? उसका इमोशंस, किस इमोशन में उसने वो चीज एक्सप्लेन किया है या नरेट किया है या डिस्क्राइब किया है या उस चीज पे आर्ग्यूमेंट किया है. सी, ये दोनों चीज को ना मिक्स मत करो. वन इज कॉल्ड एज अ स्टाइल. स्टाइल मीन्स किस स्टाइल में उसने वो इंफॉर्मेशन दिया है ना, और दूसरा होता है टोन. टोन मीन्स किस इमोशंस में उसने वो पैसेज लिखा है ना. तो स्टाइल कैसे हो सकता है? देखो, दोनों में कंफ्यूजन नहीं चाहिए. स्टाइल मीन्स नरेटिव स्टाइल हो सकता है, in which things move like a story, okay, with a definite beginning, middle and the end. It is characterized by a personal touch to the description of the events. So ये क्या है? उसके पैसेज लिखने का स्टाइल. तो वो स्टोरी की तरह एक इंफॉर्मेशन दे रहा है. क्या देखो, ऐसे ऐसे स्टार्ट हुआ स्टोरी, फिर मिडिल में ये हुआ, फिर स्टोरी का क्लाइमैक्स ये था. हाँ, तो उसने वो नरेटिव स्टाइल में पैसेज लिखा. ये टोन नहीं है, ये है स्टाइल ऑफ राइटिंग. टोन तो ये होता है कि उसका इमोशंस क्या था जब वो ये चीजें एक्सप्रेस कर रहा था, है ना. उसका एटीट्यूड क्या था जब वो ये चीजें एक्सप्रेस कर रहा था, है ना. तो उसे हम बोलते हैं क्या? टोन. ओके, सो दोनों में कंफ्यूजन नहीं चाहिए. स्टाइल मींस किस स्टाइल में उसने वो लिखा है. तो स्टाइल हो सकता है नरेटिव स्टाइल, हो सकता है डिस्क्रिप्टिव. डिस्क्रिप्टिव क्या होता है? वही जो तुम्हें लग रहा है, डिस्क्राइबिंग. Descriptive style of writing reports the details of a person, place, thing or an event. It is more like a news report you see in front page of a daily newspaper. The writer begins in a general manner and then offers a detailed description of the subject. तो एक न्यूज रिपोर्ट तुम कैसे देखते हो? वो डिस्क्राइब होता है ना. हाँ, तो एक सब्जेक्ट मैटर से स्टार्ट होता है कि देखो ये सब्जेक्ट मैटर है, फिर उसको डिस्क्राइब करता है ना. तो वैसे भी हो सकता है कि वो डिस्क्रिप्टिव स्टाइल में अपना पैसेज लिख सकता है. स्टोरी की तरह नहीं, बट एक इवेंट ले रहा है, हाँ, उसको डिस्क्राइब कर रहा है. हाँ, तो डिस्क्रिप्टिव स्टाइल है ना, जैसे न्यूज रिपोर्ट्स में होता है. तो ये हो गया एक दूसरा स्टाइल. और एक स्टाइल आता है जिसे हम बोलते हैं एनालिटिकल स्टाइल. तो जैसे नाम से पता चल रहा है, एनालिसिस कर रहा है ना. तो कैसे एनालिसिस करेगा? एज द नेम सजेस्ट, इन्वॉल्व्स अ डिटेल्ड ट्रीटमेंट ऑफ एन इशू और अ सिचुएशन. राइट ना, एक सिचुएशन है और एक इशू है, उसका एनालिसिस कर रहा है. तो जो हमने पढ़ा था ना, जैसे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, हाँ, तो वो कैसे हो रहा है? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है. वो कैसे बढ़ रहा है? क्योंकि तुम फॉसिल फ्यूल्स बर्न कर रहे हो, है ना. उससे क्या होगा हमें पता है, क्या होगा? अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मेल्टिंग ऑफ द आइस फ्रॉम द पोलर आइस कैप्स एंड देन वी ऑल विल डाई, है ना. वही था ना. हाँ, तो उसमें क्या हो रहा है? एनालिटिकल स्टाइल ऑफ राइटिंग. सो उसमें वो एक इशू ले रहा है कि देखो ये एक इशू है, और फिर उसका एनालिसिस कर रहा है. ही डीप्स डाइव एंड ट्राइज टू फॉलो द चेन ऑफ रीजनिंग एंड ड्रॉज इन्फरेंसेस. द ऑथर वेज द डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू इन फेवर और अगेंस्ट हिज आर्गुमेंट बिफोर अराइविंग एट एनी कंक्लूजन. ओके, तो वो एनालिसिस कर रहा है एक इशू का. देखो ये तो इशू है, बट ये इशू इसकी वजह से हुआ है, तो ऐसा आर्गुमेंट्स दे रहा है उसमें से कुछ इन्फरेंसेस ड्रॉ कर रहा है ना. वैसे अभी इन्फरेंस क्या होता है हम देखेंगे. इन्फरेंस इज समथिंग दैट इज unsaid part of by the author. तो reading between the lines. तो उसने कुछ बोला है, बट डायरेक्टली तुम्हारे मुंह पे नहीं बोला है, एक्सप्लिसिटली नहीं बोला है, वो इनडायरेक्टली कुछ चीज बोल रहा है, वो तुम्हें पैसेज पढ़ के समझ रहा है ना. वैसे तो एनालिटिकल स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या होता है? वो एक इशू का एनालिसिस कर रहा है ना. डिस्क्रिप्टिव स्टाइल क्या होता है? वो एक सिचुएशन ले रहा है, हाँ, और उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि देखो ऐसे 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 ये सिचुएशन हुआ है. नरेटिव स्टाइल क्या होता है? स्टोरी की तरह. तो एक प्रॉपर से बिगिनिंग था, मिडिल था, एंड था उसे, है ना. वैसे वो किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहा है. तो नरेटिव स्टाइल, डिस्क्रिप्टिव स्टाइल, एनालिटिकल स्टाइल. वैसे ही आता है एक और, इट इज कॉल्ड एज आर्गुमेंटेटिव स्टाइल. अभी ये सब कोई नहीं पूछ रहा है तुम्हें, ओके, बट थोड़ा आइडिया होना चाहिए क्या पैसेज कैसे लिखा जा सकता है ना, ताकि स्टाइल और टोन में हमारा कंफ्यूजन ना हो. स्टाइल कोई नहीं पूछेगा तुम्हें, कैसे वो आइडियाज डिस्क्राइब हुए, कैसे वो पैसेज डिस्क्राइब हुए, वो कोई नहीं पूछता है. तुम्हें वो पूछा जाता है कि किस इमोशंस में वो ऑथर ने ये सारी चीजें डिस्क्राइब की होगी, है ना. वो होता है ऑथर का टोन. ओके, तो समझो, दोनों में डिफरेंस समझो, इसीलिए मैं स्टाइल भी तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो आर्गुमेंटेटिव स्टाइल ऑफ राइटिंग, ही एनालाइजेस द टॉपिक आफ्टर टेकिंग अ स्टैंड. तो वो एक स्टैंड ले लेता है. ओके, लाइक से फॉर शुड द कैपिटल पनिशमेंट बी अबॉलिश्ड. फांसी की सजा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए. तो उसने समझो एक स्टैंड ले लिया कि फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट शुड बी अबॉलिश्ड. ओके, अभी उसके लिए क्या करेगा? ही ट्राइज टू परसुएड द रीडर बाय यूजिंग अ चेन ऑफ रीजनिंग, एविडेंस, सजेशन. इट इज अ वेरिएंट ऑफ एनालिटिकल स्टाइल ऑफ रीजनिंग. करेक्ट. सो एनालिसिस ही कर रहा है. ओके, तो
बट इस बार क्या दे रहा है, वो आर्ग्यूमेंट्स दे रहा है, क्या नो, हाँ, एनालिसिस में भी जनरली वही होता है ना, हाँ, ओके, सो इट इज अ टाइप ऑफ एनालिटिकल स्टाइल विच इज कॉल्ड एज एन आर्गुमेंटेटिव स्टाइल, ओके, जिसमें वो क्या करता है, एक स्टैंड ले लेता है और फिर उसके लिए स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स देता रहता है, राइट, सो वैसे, तो जैसे मैंने बताया, शुड कैपिटल पनिशमेंट बी अबॉलिश, शुड यूथनेशिया बी लीगलाइज्ड, है ना, मर्सी किलिंग, मर्सी किलिंग मींस अगर एक पेशेंट मर रहा है, सिर्फ वेंटिलेटर पे वो जिंदा है, तो क्या वेंटिलेटर सब निकाल देना चाहिए एंड वी शुड गिव हिम अ पीसफुल डेथ। तो ये चीज लीगल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, है ना, तो उसके लिए वो क्या करता है, एक स्टैंड ले लेगा कि देखो देखो लीगल होना चाहिए, हाँ, फिर उस पर आर्ग्यूमेंट देता रहेगा, है ना, तो दिस इज कॉल्ड एज एन आर्ग्यूमेंटेटिव स्टाइल ऑफ राइटिंग। तो ये सब क्या है, ये सारे क्या है, दिस इज ऑल स्टाइल ऑफ राइटिंग, किस स्टाइल से उसने वो पैसेज लिखा है, एक टॉपिक पे आर्गुमेंट दे रहा है, एक टॉपिक को डिस्क्राइब कर रहा है, ओके, एक टॉपिक का एनालिसिस करे जा रहा है, ओके, या तो कुछ स्टोरी बोल रहा है, तो नरेटिव स्टाइल, ओके, बट वो टोन नहीं है, एज आई सेड, टोन इज समथिंग दैट इज एन एटीट्यूड ऑफ द ऑथर, इमोशंस ऑफ द ऑथर, ओके, वो, सो एटीट्यूड और इमोशंस ऑफ द ऑथर टुवर्ड्स हिज सब्जेक्ट, उसको हम बोलते हैं टोन। तो हर चीज, अभी देखो, अभी मैं जैसे ये लेक्चर ले रहा हूँ ना, वर्कशॉप ले रहा हूँ, लेक्चर तो हम बोलते नहीं, वर्कशॉप है, हाँ, सो अभी ये जो मैं वर्कशॉप ले रहा हूँ, उसमें मेरा टोन क्या है, पैशनेट है ना, आई एम पैशनेट अबाउट दिस टॉपिक, तो तुम्हें मेरा इमोशन समझ में आ रहा है, हाँ, समटाइम्स आई एम ह्यूमरस, है ना, हाँ, कभी कभी जब किसी टॉपिक में लगता है तो आई एम ह्यूमरस, ओके, समटाइम्स व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि नहीं अभी एग्जाम आ गया है, अभी तुम्हें सीरियस हो जाना चाहिए, ओके, अभी बहुत कम दिन पड़ा है हमारे पास, ऐसे ऐसे पढ़ो, तो आई एम क्रिटिकल ना, हाँ, तो एक्सप्लेन तो मैं वही चीजें करते जा रहा हूँ अलग अलग, बट मेरा टोन हर बार अलग अलग हो रहा है, ओके, कभी मैं क्रिटिकल हूँ, है ना, कभी मैं इमोशनल हूँ, क्या ना, नहीं तुम्हें करना चाहिए ये चीज, है ना, तो मैं इमोशनल हूँ, तो इन शॉर्ट तुम मेरा इमोशन समझ लो, कभी मैं पैशनेट हूँ, क्या मैं ये टॉपिक बता रहा हूँ, तो वही चीज है, अंडरलाइंग इमोशंस विथ विच आई एम ट्राइंग टू डिस्क्राइब और टेल यू समथिंग, द अंडरलाइंग इमोशन फॉर दैट इज माई टोन, ओके, कभी मैं ऐसे हो सकता है उससे निकलने, नहीं कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारे लाइफ में, क्या तुम्हारे पास तो 60 डेज पड़े हैं, तुम क्या ये एग्जाम क्रैक कर लोगे, लोग 2 साल से पढ़ रहे हैं, तुम्हारा तो कुछ होने वाला नहीं है, घर पे बैठो, टाइम पास करो, गेम खेलो, तो मेरा टोन क्या है अभी, सिनिकल, बहुत पेसिमिस्टिक हूं मैं, ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं, है ना, क्या नहीं, मेहनत करो, 60 डेज आर गुड इनफ, ये एक स्पीड बेस्ड एग्जाम है ना, इसका सही तरीके से अगर प्रिपरेशन किया जाए, सारे टॉपिक, सारे सिलेबस तुम्हें सही तरीके से पता हो, कौन से टॉपिक छोड़ने हैं वो तुम्हें पता हो, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम कम है, कौन से टॉपिक का वेटेज ज्यादा है, अगर तुम सही डायरेक्शन में उन टॉपिक को लेके पढ़ते हो, उन पे सही तरीके से प्रैक्टिस करते हो, मॉक टेस्ट सही तरीके से प्रैक्टिस करते हो, 8 to 10 आवर्स पर डे देते हो, तो फिर ये तुम्हारा एग्जाम क्रैक हो सकता है। तो अभी मेरा टोन क्या है, ऑप्टिमिस्टिक, ये नहीं नहीं ऐसे कैसे नहीं होगा, होगा होगा, तो समझ रहा है, मैं डिस्क्राइब तो कुछ चीज कर ही रहा हूं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो डिस्क्राइब कर रहा हूं, कभी मैं सिनिकल हूं कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला, पेसिमिस्टिक हूं, कभी मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं, नहीं नहीं होगा होगा, ओके, कभी मैं इमोशनल हूं, कर लो, दिस इज समथिंग दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ योर लाइफ, है ना, तो मैं इमोशंस के साथ बोल रहा हूँ, तो इमोशंस को अलग अलग नाम दिया जाता है, जैसे सिनिकल है, ओके, जैसे मैंने बताया था ऑप्टिमिस्टिक है, हाँ, जैसे मैंने बताया था फिर अभी क्रिटिकल है, क्रिटिकल मीन्स अरे कम दिन बचा है अभी, है ना, आई एम वेरी मच क्रिटिकल अबाउट दिस, जो हमने पैसेज देखा था ना अभी, कौन सा वाला, वो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो मेल्टिंग ऑफ आइस फ्रॉम द पोलर आइस कैप्स, हम सब मर जाएंगे, तो वो क्या है, क्रिटिकल है ना, वैसे, तो यू हैव टू गेट द अंडरलाइंग इमोशंस विथ विच द ऑथर इज सेइंग समथिंग, और वो इमोशंस जानने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, उसके लिए कुछ हैक्स है क्या, जिससे मुझे ऑथर का इमोशंस पता चल सकता है, विच मीन्स ऑथर का टोन पता चल सकता है, हाँ, लुक फॉर द एडजेक्टिव्स दैट आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द ऑथर, ओके, तो अब तक तुमने ग्रामर नहीं देखा होगा, तो एडजेक्टिव्स क्या होता है, स्कूल में पढ़ा है ना, टेलिंग एन एट्रीब्यूट, सेइंग एन एट्रीब्यूट अबाउट अ नाउन, सो मेरा नाम क्या है, विशाल, हाँ, तो दैट इज अ नाउन, हाँ, अभी मैं अपने बारे में कुछ एट्रीब्यूट्स बताता हूँ, ओके, लाइक से क्लेवर, ओके, ह्यूमरस, हाँ, और क्या हो सकता है, क्लेवर, ह्यूमरस, लेट्स से एग्रेसिव, हाँ, मैं क्या बता रहा हूँ, अपने बारे में एट्रीब्यूट्स बता रहा हूँ ना, हाँ, क्या देखो ये मेरा पर्सनालिटी है, हाँ, तो एक नाउन के बारे में जब तुम कोई एट्रीब्यूट्स बताते हो तो उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव्स, है ना, ये नाउन है, हाँ, ये प्लेस, और दिस प्लेस इज ब्यूटीफुल, है ना, तो वो क्या है, प्लेस क्या है, वो नाउन है, ताजमहल, ताजमहल इज ब्यूटीफुल, तो ताजमहल तो नाउन है, हाँ, बाकी उसका एट्रीब्यूट क्या बताया मैंने, इट्स ब्यूटीफुल, हाँ, तो वो क्या बन गया, एडजेक्टिव, वैसे तो एक नाउन के बारे में एक एट्रीब्यूट बताया जाता है, उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव। तो अभी ऑथर अगर कोई पैसेज लिख रहा है ना, तो उसके पास भी काफी नाउन हो गए ना, ओके, किसी किसी पर्सन के बारे में बोल रहा है, किसी प्लेस के बारे में बोल रहा है ना,
तो अगर वो ऐसा नाउन यूज कर रहा है तो नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव्स तो यूज करेगा ना वो, तो वो एडजेक्टिव्स पिकअप करो, है ना। एडजेक्टिव्स देख के तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा ये इस भाषा में बात कर रहा है ना, क्या ये हमेशा ऐसे टाइप के एडजेक्टिव्स यूज कर रहा है ना, हाँ तो शायद इसका टोन ऐसे होगा, ये हमेशा खुशी वाले एडजेक्टिव्स यूज कर रहा है तो शायद इसका टोन ह्यूमरस है ना। ये हमेशा थोड़े पेसिमिस्टिक टाइप वाले एडजेक्टिव्स यूज कर रहा है तो इसका टोन शायद सिनिकल है ना, ये बहुत पेसिमिस्टिक है ऐसे। तो वो एडजेक्टिव्स देख के तुम्हें और आइडिया आ जाएगा। ओके, ये जब तुम पैसेज देखोगे और अच्छे से समझेगे। जिन्होंने अब तक थोड़े बहुत पैसेज देखा है वो शायद रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं अभी क्या बोलना चाह रहा हूं, कि तुम ऑथर का इमोशन कैसे समझोगे। वो जो उसने नाउन के लिए एडजेक्टिव्स लिखा है ना, वो सबसे बड़ा हिंट है टू फाइंड आउट व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर, राइट। सो स्टाइल क्या होता है समझा, हाँ। टोन क्या होता है समझा, हाँ। अभी क्या देखना है हमें कि कितने टाइप के टोन हो सकते हैं, है ना। तो तुम्हें तो पता ही नहीं है वो टोन का मतलब क्या है, तो तुम क्या ही बोल लोगे ना, हाँ। तो कितने टाइप के टोन होते हैं देखो, अभी जो सबसे फेमस टोन है वो मैंने यहाँ पे ले लिया, क्रिटिकल, जो मैंने बता दिया क्या, डिनोट्स नेगेटिव और फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड ऑफ द ऑथर। बहुत क्रिटिकल है, फॉल्ट निकाल रहा हूं मैं, है ना, कि नहीं नहीं ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए था, है ना। अभी ये देखो, ये भी वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ग्लोबल वार्मिंग था वो भी क्रिटिकल था। ओके, कैसे, क्योंकि मैं फॉल्ट निकाल रहा हूँ ना, कि देखो तुम ये फॉसिल फ्यूल्स बर्न कर रहे हो और उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, उसकी वजह से ये चीज हो रही है, तो मैं फॉल्ट निकाल रहा हूँ, है ना। मैं बहुत क्रिटिकल हूँ वो चीज के बारे में, वो चीज को एकदम आसानी से नहीं ले रहा हूँ मैं। ओके, उसका पूरा पूरा थॉट प्रोसेस देके मैं क्रिटिकल हूँ कि नहीं नहीं ये नहीं करना चाहिए, ये चीज गलत है, हाँ। तो मैं फॉल्ट फाइंड आउट कर रहा हूँ और मैं वो चीज के बारे में काफी क्रिटिकल हूँ, है ना। वैसे समटाइम्स द वर्ड क्रिटिकल is also used to denote a deep analysis of the issue with a neutral outlook. Okay, अभी जरूरी नहीं है कि मैं क्रिटिकल रहूंगा तो मैं नेगेटिव ही रहूंगा। ओके, कभी कभी मेरा आउटलुक न्यूट्रल हो सकता है कि मैं वो चीज के बारे में बहुत नेगेटिव नहीं हूँ, ओके, बट बहुत पॉजिटिव भी नहीं हूँ, अरे ये तो बहुत अच्छा है, नहीं नहीं बहुत नेगेटिव भी नहीं, अरे ये तो बहुत ही गंदा है, बहुत न्यूट्रल हूँ। ओके, बट मैं क्या कर रहा हूँ, उस टॉपिक का डीप एनालिसिस कर रहा हूँ, है ना। कभी भी तुम बोल सकते हो कि मेरा टोन जो है वो क्रिटिकल है ना। तो ये सब पॉइंटर्स याद रखो, लिख दो, क्रिटिकल का मीनिंग क्या है, क्रिटिकल तुम कब मार्क करोगे, जब तुम्हें लग रहा है कि ऑथर बहुत ही एक टॉपिक को लेके नेगेटिव है, या तो उसका टोन न्यूट्रल है बट वो डीप एनालिसिस कर रहा है ना, हाँ, तो क्रिटिकल, काफी क्रिटिकली वो उस टॉपिक को एनालिसिस कर रहा है। हमारे पास भी है ना क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक, क्रिटिकल रीजनिंग हमारा क्या, अजम्पशन, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, आर्गुमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट, ये सब है ना, हाँ। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, डीप एनालिसिस करते हैं ना, समझते हैं ना कि ये चीज हुआ है तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, ये चीज के लिए लॉजिकली स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट क्या होगा, ये चीज के लिए जो स्टेटमेंट दिया उसके लिए डेफिनेटली एक कंक्लूजन क्या होगा, तो क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं ना हम, हाँ। तो क्रिटिकल का मीनिंग एक और होता है डीप एनालिसिस, है ना। तो न्यूट्रल टोन रहा तो भी चलेगा, बट डीप एनालिसिस है तो भी तुम बोल सकते हो उसका टोन जो है वो क्रिटिकल है, ठीक है। और क्या होता है, लॉडेटरी और यूलोजिस्टिक। ओके, सो यू आ गया विच मींस क्या, गुड ना। ओके, हमने तो पढ़ा था ना, हाँ, यू आ गया मींस गुड, ये कहां पे पढ़ा था हमने, वोकैबुलरी, नॉर्मन लुइस, है ना, हाँ, वहां पे। तो गुड आ गया विच मींस क्या, टू शावर हाई प्रेज ऑन समबडी और समथिंग, बहुत तारीफ करते हुए मैं पैसेज लिख रहा हूँ किसी पर्सन की या किसी प्लेस की, ओके, या किसी ऑथर की काम की ना, कुछ भी चीज, किसी स्पोर्ट्समैन की तारीफ कर रहा हूँ, तो मेरा टोन क्या है, लॉडेटरी, यूलोजिस्टिक। ओके, सो ऐसे समझो। ओके, सो ये अगेन याद होना चाहिए। ओके, सो रट्टा मत मारो, समझो इसको। क्रिटिकल मींस किसी चीज के बारे में क्रिटिकल हो, डीप एनालिसिस कर रहे हो, हाँ। लॉडेटरी मींस किसी की बड़ाई कर रहे हो ना, यू मींस गुड, हाँ, तो किसी के बारे में अच्छा बोल रहे हो, प्रेज कर रहे हो उसे, तो ये टाइप का टोन तुम मार्क कर सकते हो। और क्या, सिनिकल, ये होते हैं पेसिमिस्टिक। ओके, कुछ नहीं होगा तुम्हारे से, एग्जाम कुछ होने वाला नहीं है, घर पे बैठो, गेम वेम खेलो, कुछ नहीं होगा, 60 डेज में तुम्हारे से कुछ नहीं हो सकता है, पेसिमिस्टिक टोन है, राइट। आई एम नॉट ऑप्टिमिस्टिक, मैं उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहा, बोल रहा नहीं नहीं ये नहीं हो सकता है। ओके, हम कभी मून पे ही नहीं जा सकते, बहुत पेसिमिस्टिक हूं मैं, है ना, ऐसा। तो इंडिया कभी ऐसा मिशन कर ही नहीं सकता, इंडिया कभी ये वेपन्स ऐसे सब बना ही नहीं सकता, पेसिमिस्टिक, है ना। अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहा हूँ, बहुत ही नेगेटिव थॉट प्रोसेस है मेरा कि नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता वैसे। तो ऐसा है क्या ऑथर का टोन, वो बहुत सिनिकल है क्या, है ना, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, पेसिमिस्टिक है क्या, वो तुम्हें क्या बताएगा, एडजेक्टिव्स बताएंगे, हाँ, वो चीज। तो वो एक और टाइप का टोन बन गया, वो है सिनिकल। तो ऑप्शन में अगर तुम ये सब देखोगे ना, तो तुम्हें लॉडेटरी, सिनिकल, क्रिटिकल, इनका मीनिंग ही नहीं पता है, तो तुम क्या मार्क करोगे ना, तुम्हें वो ही नहीं पता कि ठीक है ऑथर का इमोशन तो समझ गया, बट इमोशन को नाम क्या देते वही नहीं पता है, तो वही हम देख रहे, राइट। ओके, और क्या हो सकता है, सटायरिकल, ये तो तुमने सुना होगा। ओके, क्या ये, टू यूज ह्यूमर एज अ टूल फॉर हेल्दी क्रिटिसिज्म। अभी ये जो स्टैंड अप कॉमेडियन सारे हैं, है ना, वो मोदी जी के अगेंस्ट बोलते हैं,
वो कांग्रेस के लिए कुछ बोल रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी के लिए कुछ बोल रहे हैं, बट वो है ना क्या बोल रहे हैं, वो कुछ कॉमेडियंस, ओके नॉट ऑल ऑफ देम, कुछ कॉमेडियंस जो है वो दे आर यूजिंग ह्यूमर एज अ टूल बट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, है ना, वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आधार हुआ, ओके डीमोनेटाइजेशन हो गया, तो वो गवर्नमेंट को जो है आधार तो अच्छी चीज है, डीमोनेटाइजेशन वाज बैड, ओके हाँ, सो वो जो चीजें है ना वो उसको क्या कर रहे हैं, वो उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं बट इन ह्यूमरस वे, सीधा सीधा जाके नहीं बोल रहे अरे ये चीज नहीं होना चाहिए था, ये चीज नहीं, इन ह्यूमरस वे, पुटिंग इट जोकिंगली, है ना, हाँ वैसे, तो उस टाइप के टोन को हम बोलते हैं सटायरिकल। ओके सो याद रखो सटायरिकल क्या होता है, वो स्टैंड अप कॉमेडियन वाला, है ना, यूजिंग ह्यूमर एज अ टूल बट टू क्रिटिसाइज, समझ गया, हाँ। फिर नेक्स्ट आता है सरकास्टिक, तो ये भी तुमने सुना ही होगा ना, क्या सरकास्टिक हो रहा है ना, क्या सरकास्टिक हो रहे हो, तो ऐसे हम बोलते हैं ना, तो उसका मीनिंग क्या होता है, टू यूज वर्ड्स ऑपोजिट टू व्हाट यू मीन टू टॉन्ट और मेक फन ऑफ समबडी, है ना, तो तुम कुछ बोल रहे हो, है ना, बट उसका मीनिंग है ना तुम कुछ ऑपोजिट रख रहे हो, तो वही हो रहा है, देखो टू यूज वर्ड्स ऑपोजिट टू व्हाट यू मीन, है ना, तो वर्ड्स यूज किया, लाइक से एक गरीब है ना, उसी को तुमने बोल दिया क्या बड़ा आदमी है तू, तो तुमने क्या किया, ऑपोजिट वर्ड यूज किए, है ना, क्या अरे वो तो है वैसे बेचारा गरीब, बट तुम उसको बोल रहे हो अरे तू तो बहुत बड़ा आदमी है, तो उसको तुम क्या कर रहे हो, ऑपोजिट वर्ड्स यूज करके टॉन्ट कर रहे हो, गेटिंग इट ना, हाँ, तो उसको हम बोलेंगे सरकास्टिक, राइट, सो यू आर टॉन्टिंग समवन, हाँ, बट नॉट एक्सप्लिसिटली सेइंग अरे तू तो गरीब है, ऐसे नहीं, ऐसे बोला क्या बड़ा आदमी है तू, है ना, तो उसको तो समझ गया कि नहीं ये तो मुझे टॉन्ट मार रहा है क्योंकि मैं गरीब हूँ, है ना, वैसे गरीब इन द सेंस नॉट मनी वाइज, इट कुड बी एनी रीजन, है ना, वो एक बहुत बड़ा प्लेयर है, इंटरनेशनल प्लेयर है, और वो एक रणजी प्लेयर को बोल रहा है भाई बहुत बड़ा आदमी है तू तो, है ना, तो वैसे वो टॉन्ट कर रहा है उसे, जबकि वो इतना बड़ा प्लेयर है नहीं, है ना, तो ही इज बीइंग सरकास्टिक, वैसे टू यूज ऑपोजिट वर्ड्स, हाँ, to what you mean, हाँ, okay, but to taunt, हाँ, so use words opposite to what you mean, okay, तो बोलना तो ये था अरे तू तो छोटा मोटा रणजी का प्लेयर है, बट बोला ऐसे क्या ना तू तो बहुत बड़ा प्लेयर है, हाँ, तो जो बोलना था उसको ऑपोजिट बोला बट टॉन्ट करने के लिए, है ना, ऑपोजिट टू व्हाट आई मीन, करेक्ट, ऐसे, तो उसे हम बोलेंगे सरकास्टिक, ठीक है, वो भी समझ गया, तो ऑथर कभी ऐसा टोन यूज कर रहा है तो तुम्हें समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट होता है डिडियाटिक, ओके, सो didactic, okay, so क्या होता है when the author tries to teach or instruct, see dictation, okay, ये सब हमने पढ़ा था ना, dictate, तो अभी क्या कर रहा है ऑथर, क्या कर रहा है, कुछ पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, so tries to teach or instruct, है ना, तो तभी हम बोलेंगे कि अरे नहीं ये तो कुछ पढ़ाने की बताने की बात कर रहा है, और उसका हमेशा से टोन वही है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा टोन भी ये रहता है ना, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू इंस्ट्रक्ट और टीच यू समथिंग, राइट, सो ऐसे भी बोल सकते हो, इस टाइम पे उसका टोन होगा डिडैक्टिक, ओके, व्हाट एल्स, नॉस्टैल्जिक, तो ये तो हमें पता है ना, नॉस्टैल्जिक मींस पुरानी यादें ताजा करना, ओके, कॉलेज डेज में याद कर रहा हूं अपने, तो आई एम बीइंग नॉस्टैल्जिक, है ना, हाँ, वैसे कन्वेज अ सेंस ऑफ लॉन्गिंग फॉर द पास्ट, तो पुरानी बातें याद करा रहा है अगर ऑथर, है ना, सो कन्वेज अ फीलिंग ऑफ लॉन्गिंग टू द पास्ट, ओके, तब हम बोलेंगे कि अरे ऑथर का जो अभी फीलिंग है ना, जो इमोशन है ना, वो नॉस्टैल्जिक है, गेटिंग इट, हाँ, सो ये सारी टोन अगर तुम्हें ऑप्शन में दिखती है ना, तो तुम्हें इनका मीनिंग पता होना चाहिए कि सरकास्टिक क्या है, सटायरिकल क्या है, लॉडिटरी क्या है, यूलोजिस्टिक क्या है, ओके, डिडैटिक क्या है, नॉस्टैल्जिक क्या है, क्रिटिकल क्या है, ये सारे क्या है, ऑथर के इमोशंस है ना, हाँ, तो ऑथर के इमोशंस वो कैसे एक्सप्रेस कर रहा है व्हाइल गिविंग यू दैट पैसेज, तो ऐसे टाइप के ये सारे इमोशंस होते हैं, राइट ना, हाँ, तो अभी तुम समझो, ऑथर क्रिटिकल है, ओके, ऑथर लॉडिटरी है, ऑथर नॉस्टैल्जिक है, वो तुम्हें अभी पैसेज में पढ़ के ऑथर के इमोशन समझ के, वो जो एडजेक्टिव्स वो यूज कर रहा है टू डिस्क्राइब डिफरेंट नाउन्स, हाँ, उसके इमोशन समझ के तुम बोल सकते हो अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे अभी ऑथर का टोन है, गेटिंग इट, हाँ, ये होता है अभी टोन, ठीक है। अभी चीट कोड्स क्या है मेरे टोन के लिए, तो अभी तक तो हम यही सोच रहे थे कि टोन होता क्या है, वो स्टाइल से कैसे टोन अलग होता है, हाँ, और फिर हमने ये देखा कि कितने टाइप के टोन हो सकते हैं, हाँ, अभी हम देख रहे हैं कि टोन्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरे पास क्या चीट कोड्स है। सो फर्स्ट थिंग इज आइडेंटिफाई द टोन वर्ड्स यूज्ड इन द आंसर चॉइस, ओके, सो आंसर चॉइस में जो टोन वर्ड्स होंगे ना, वो इन वर्ड्स में से कुछ तो वर्ड्स वो पुट करेगा आंसर चॉइस में, तो पहले तो आइडेंटिफाई करना है क्या वो जो टोन वर्ड्स यूज हुए ना उनका मीनिंग क्या है, वो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है ना, हमें तो सब पता है सारे टोन का मीनिंग क्या है, तो ठीक है, फर्स्ट
आइडेंटिफाई द टोन वर्ड्स यूज्ड इन द आंसर चॉइस, ठीक है। फिर लुक एट द आंसर चॉइस, ठीक है, वो हमने देख लिया है, एंड सी इफ इट अलाइंस विद द पैसेज। ओके, वो कैसे देखोगे कि अरे ये जो टोन है ना क्रिटिकल वाला या कौन सा सिनिकल वाला या नॉस्टैल्जिक वाला, ये पैसेज के साथ अलाइन हो रहा है या नहीं, वो कैसे चेक करोगे? बाय चेकिंग दी एडजेक्टिव्स। ओके, उसने जो नाउन्स यूज किए ना, हाँ, उनके लिए वो एक्सप्रेस करने के लिए कौन से एडजेक्टिव्स यूज कर रहा है ना, उससे मुझे ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा, अच्छा वो इस लैंग्वेज में, इस इमोशंस में बात करने की कोशिश कर रहा है, तो शायद उसका ये वाला टोन हो सकता है ना। तो पहले ऑप्शन देखना है, हाँ, ऑप्शन में जो दिए वो समझना है, जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि ये टाइप का टोन होता है, हाँ। फिर देखना है कि उसने कौन से एडजेक्टिव्स यूज किए, तो ये एडजेक्टिव यूज कर रहा है ना, तो शायद वो इस इमोशन में बात कर रहा है, तो शायद ये वाला टोन हो सकता है ना। सबसे पहला स्टेप तो ये। दूसरा स्टेप क्या है? ऑलवेज गो फॉर अ वीक टोन आंसर चॉइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये क्या होता है, सी कभी कभी है ना ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग टोन देगा, जैसे एंथुजियास्टिक एडवोकेसी, है ना, ये अभी आंसर नहीं है। मुझे पता नहीं वो पैसेज क्या है, का टोन क्या है, बट मुझे पता है ये आंसर नहीं है, बिकॉज ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टोन है, एडवोकेट कर रहा है, ठीक है, कोई टॉपिक को बहुत एंथुजियास्टिकली, है ना, तो ये मेरा क्या बन जाता है, ये बन जाता है स्ट्रॉन्ग टोन। यहाँ पे लिख देता हूं मैं स्ट्रॉन्ग टोन। ओके, तो ऐसी टाइप का आंसर कभी नहीं होता। ओके, वैसे ही देखो एक और आता है रिडंडेंसी। ये क्या है? डिस्पैशनेटली इम्पार्शियल होगा। ओके, इम्पार्शियलिटी नहीं होगा, इम्पार्शियल होगा। तो डिस्पैशनेटली इम्पार्शियल, अभी देखो इम्पार्शियल जब तुम होते हो मतलब तुम पार्शियल नहीं हो, हाँ, तुम पार्शियल नहीं हो, विच मीन्स क्या, तुम डिस्पैशनेट हो ना, हाँ। डिस्पैशनेट, पैशनेट का मीनिंग क्या होता है? नहीं, यही चीज, इसी चीज के बारे में मैं पैशनेट हूं। डिस्पैशनेट मीन्स नहीं, सारी चीजें मेरी तरह एक ही है ना, सारी चीजें मेरे लिए एक ही है, तो आई एम पैशनेट, आई एम डिस्पैशनेट, है ना, हाँ, पैशनेट नहीं हूं मैं कि यही चीज मेरे लिए सब कुछ है, आई एम डिस्पैशनेट। डिस्पैशनेटली इम्पार्शियल, डिस्पैशनेट इम्पार्शियलिटी, हाँ ऐसे ही बोल सकते हैं। चलो, डिस्पैशनेटली नहीं है ना, हाँ, डिस्पैशनेट इम्पार्शियलिटी। तो इम्पार्शियल का मीनिंग ही डिस्पैशनेट होता है ना। तुम किसी चीज के बारे में इम्पार्शियल हो मतलब तुम पार्शियल नहीं हो, पार्शियल नहीं हो मतलब तुम स्टैंड नहीं ले रहे हो कि यही चीज चाहिए, तुम इम्पार्शियल हो, तुम डिस्पैशनेट हो, है ना। यू आर इक्वल टुवर्ड्स ऑल द थिंग्स, यू आर डिस्पैशनेट। किसी एक चीज के बारे में तुम पार्शियल नहीं हो, पैशनेट नहीं हो, तो ये दोनों वर्ड का मीनिंग सेम ही है ना। इसको हम बोलते हैं रिडंडेंसी। ओके, रिडंडेंसी का मीनिंग क्या है? अरे एक ही वर्ड तुम दो दो बार यूज करके मुझे मामू बना रहे हो यहाँ पे, क्या ये टोन हो सकता है ना, ऐसा नहीं है ना। तो वही रिडंडेंसी। तो मुझे नहीं पता पैसेज क्या है, पैसेज क्या बोल रहे हैं हमें पता नहीं, बट हमें इतना पता है ये आंसर नहीं होगा, बिना पैसेज पढ़े मैं आंसर बता रहा हूं। क्योंकि स्ट्रॉन्ग टोन आंसर नहीं हो सकता है जो ये है, रिडंडेंसी आंसर नहीं हो सकता है जो ये। अभी ये भी देखो, ये भी रिडंडेंसी है। एम्बीवैलेंस बट डिटैच्ड, एम्बी का मीनिंग क्या होता है, पढ़ा है हमने। एम्बी मीन्स क्या, याद करो, एम्बी मीन्स एम्बी प्योर। ओके, एम्बी मीन्स बोथ, है ना, राइट भी लेफ्ट भी, हाँ। एम्बी डेक्स्ट्रस, वो बंदा जो दोनों हाथों से स्किलफुल है, राइट हैंड भी है लेफ्ट हैंड दोनों उसका स्किलफुल है ना, वैसे एम्बी बैलेंस। एम्बी बैलेंस मीन्स एम्बी, एम्बी मीन्स बोथ, बोथ मीन्स क्या, कॉन्ट्राडिक्टरी, वो टॉपिक के दोनों साइड पे बातें कर रहा है, इसलिए वो एम्बी बैलेंस है। तो एम्बी बैलेंस का मतलब ही होता है डिटैच्ड, है ना। तुम डिटैच्ड हो इसलिए तुम स्टैंड नहीं ले रहे हो, इसलिए तो तुम टॉपिक के दोनों साइड में बात कर रहे हो, तो तुम एम्बीवैलेंट हो, हाँ। बट डिटैच्ड, अरे डिटैच्ड मींस ही एम्बीवैलेंस, तुम एम्बीवैलेंस हो, तुम दोनों साइड के टॉपिक के बात कर रहे हो, तुम कॉन्ट्राडिक्टरी हो, अपने आप के पॉइंट को कॉन्ट्राडिक्टरी हो, है ना, तो तुम डिटैच्ड हो, है ना, हाँ। तो ये भी क्या हो गया, रिडंडेंट हो गया। तो ऐसे टाइप का टोन दिया होता है ना ऑप्शन में, वैसे ही वो आंसर देंगे ना। तो आधे ऑप्शन तो तुम वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हो बाय थिंकिंग दैट अरे ये तो स्ट्रॉन्ग टोन है, ये आंसर नहीं होगा, अरे ये तो रिडंडेंसी है तो ये भी आंसर नहीं होगा, वैसे ये देखो न्यूट्रल। अभी ये जो है ना, ये समथिंग दिस इज एम्बिग्यूअस। ओके, एम्बिग्यूअस मींस काफी कंफ्यूजिंग है। क्या न्यूट्रल ना, न्यूट्रल को तुम एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते हो क्या न्यूट्रल, है ना। तो इसीलिए ये क्या एम्बिग्यूअस है, ये काफी कंफ्यूजिंग है, तो वो टाइप का भी हमारा आंसर नहीं होता है। तो कैसे कैसे टाइप के आंसर नहीं होते, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट रहा वो आंसर नहीं होगा, हाँ, इसीलिए बोला है ऑलवेज गो फॉर अ वीक टोन। दूसरा, रिडंडेंसी यूज हुआ है तो आंसर नहीं होगा। रिडंडेंसी मींस एक ही वर्ड को, एक ही वर्ड, दो अलग अलग वर्ड है जिनका मीनिंग सेम है ना, जिनका मीनिंग सेम है और उसको वहां पे उसने लिख दिया है, तो ये दोनों वर्ड का मीनिंग तो सेम है ना, हाँ। तो रिडंडेंसी, एक वर्ड तो रिडंडेंट है तो तुमने उसको यूज क्यों किया, है ना, तो फिर वो गलत टोन दे रहा है। तो रिडंडेंसी से हमारा ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। और कैसे, एम्बिग्यूअस,
बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइप का टोन दिया है ना, एक एकदम ओपन टू इंटरप्रिटेशन, न्यूट्रल इज ऑलवेज ओपन टू इंटरप्रिटेशन ना, हाँ, तो वैसे भी तुम टाइप का टोन वहां पे नहीं चूज कर रहे हो जो एम्बिग्यूअस है, काफी कंफ्यूजिंग है, अपने आप में वो कंफ्यूजिंग है ना, इसलिए तो वो भी हमारा आंसर चॉइस नहीं है। तो इसमें से आंसर क्या होगा, क्वालिफाइड सपोर्ट। मुझे नहीं पता पैसेज क्या, मुझे नहीं पता पैसेज क्या बोल रहा है ना, बट देन ये आंसर होगा, क्योंकि बाकी सारे तो वैसे ही आंसर नहीं हो सकते, बिकॉज दे आर ऑलवेज द रॉन्ग ऑप्शन चॉइसेस। समझा, क्लियर है, हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूं ऑलवेज गो फॉर द वीक टोन। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग टोन पे नहीं जाना है ना, हाँ, वो चीज समझ गए, ठीक है। फिर एक और चीज याद रखना है, फॉर डेटा बेस्ड क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग टोन कैन बी एन आंसर चॉइस। तो अगर डेटा बेस्ड क्वेश्चन, अभी वापस जाओ, डेटा बेस्ड क्वेश्चन मींस क्या, वो ये नहीं पूछ रहा है पूरे पैसेज में मैंने क्या बोला, वो बोल रहा है पैराग्राफ 2 में लाइन जो 3 था ना, लाइन नंबर 3, हाँ, उस पे, या पैराग्राफ 2 पूरा, ओके, उसमें मेरा टोन क्या था, ऐसा पूछ रहा है। तो ये हो सकता है ना, क्या वो एक पैसेज में स्ट्रॉन्ग टोन यूज कर रहा है, बट पैसेज में नहीं, एक पैसेज के एक पैराग्राफ में स्ट्रॉन्ग टोन यूज कर रहा है, बट अगले ही पैराग्राफ में उसने अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, हाँ, तो पूरे पैसेज का टोन स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है, हाँ, बट पूरे पैसेज के एक पैराग्राफ का तो टोन स्ट्रॉन्ग हो सकता है ना, उस वक्त वो पैराग्राफ एक्सप्लेन करते वक्त उसका जो टोन था वो स्ट्रॉन्ग था ना, हाँ, तो वही बोल रहा है, फॉर अ डेटा बेस्ड क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग टोन कैन बी एन आंसर चॉइस। ओके, क्योंकि पूरे पैसेज में शायद उसका टोन जो है वो मॉडरेट है, पूरा पैसेज पढ़ोगे तो, बट सिर्फ एक पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ में वो बहुत ही पैशनेटली किसी चीज के बारे में बोल रहा है, तो उसका टोन जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है सिर्फ उस पैराग्राफ के लिए। जैसे मैंने बताया, उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में जाओगे तो वो अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ना, हाँ, तो वही बोल रहा हूं मैं, स्ट्रॉन्ग टोन कैन बी एन आंसर चॉइस, ओके, फॉर डेटा बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि उसने पूरे पैसेज का टोन तो पूछा ही नहीं है, उसने तो सिर्फ एक पैराग्राफ का टोन पूछा है ना, तो वो पैराग्राफ में उसका टोन स्ट्रॉन्ग हो सकता है। समझ गया, क्लियर है, सी, इसीलिए हम कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं। तो अभी तुम्हें अगर यही नहीं पता है कि डेटा बेस्ड क्वेश्चन होता क्या है, तो गया ना, क्या तुम मार्क कर रहे हो, क्या स्ट्रॉन्ग टोन कैन बी एन आंसर फॉर अ डेटा बेस्ड क्वेश्चन, है ना, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं होता है ना दिमाग में। अभी आई एम श्योर तुम्हारे दिमाग में पूरे तरीके से क्लैरिटी आ गया है, क्या टोन वाले क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। तो टोन वाले क्वेश्चन होते क्या है, हाँ, टोन होता क्या है अपने आप में, हाँ, टोन के लिए चीट कोड्स क्या है हमारे पास, ये सारे चीट कोड्स है ना, बस। तो अभी हम जब पैसेज पिकअप करेंगे, यही सारे चीट कोड्स अप्लाई करके हम हमारा आंसर निकालेंगे। जब तुम मुझे ये सारी चीजें अप्लाई करते हुए देखोगे, तब आई एम श्योर तुम्हें ये चीजें और अच्छे से समझ जाएगी, ठीक है। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आफ्टर टोन बेस्ड क्वेश्चन, जिसे हम बोलते हैं इन्फरेंस क्वेश्चन। ओके, अभी इन्फरेंस क्वेश्चन आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड बेटर इन अ पैसेज ओनली, बट अभी थोड़ा आइडिया ले लो, क्या इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन होता क्या है, वो पूछ क्या रहा है हमको यहाँ, है ना, हाँ, वो तो टू deduce something on the basis of what is being implied in the passage requires ability to read between the lines. ओके, सो अभी क्या होता है, इन्फ्रेंस बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो ऐसा होता है कि तुमने ऑथर को पढ़ा, तुमने ऑथर के थॉट समझे, ओके, बट कुछ चीजें हैं जो ऑथर इम्प्लिसिटली मेंशन कर रहा है। इम्प्लिसिट का मीनिंग क्या होता है, उसने डायरेक्टली वो चीज वहां पे लिखा नहीं है, तुम वो पैसेज पढ़ रहे हो या वो पैराग्राफ पढ़ रहे हो पैसेज का, और तुम बोल रहे हो अरे ये चीज बोलना चाह रहा है, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, है ना, हाँ, तो अगर कोई चीज डायरेक्टली पैसेज में से उठाई गई है ना, डायरेक्टली डेटा पैसेज से उठाया गया है, जो फैक्ट है, जो पैसेज में मेंशन्ड है, वो इन्फ्रेंस कैसे हो सकता है, वो तो एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है ना, एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है इसलिए तो पैसेज का पार्ट है। हाँ, तो इन्फ्रेंस क्या होता है, समथिंग दैट इज नॉट गिवन इन द पैसेज, ओके, यू हैव टू रीड, यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू से, अच्छा ये बोलना चाह रहा है, दैट इज एन इन्फ्रेंस, गेटिंग इट। सो वही बोल रहा है, समथिंग दैट इज implied in the passage. So as I solve the inference based question when we pick up the passages, you will better understand कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इन शॉर्ट ये समझो कि डायरेक्टली पैसेज से कट कॉपी पेस्ट करके आंसर इन्फ्रेंस का नहीं आएगा, वो किसका आता है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन का आता है ना, कट कॉपी पेस्ट करके खुद का थॉट प्रोसेस मत डालो, वो डेटा बेस्ड क्वेश्चन में था, इन्फ्रेंस में नहीं। इन्फ्रेंस में तुम्हें सोचना है कि अच्छा ये चीज बोल रहा है, तो शायद मैं ये इससे इन्फर कर सकता हूँ, ये इन बिटवीन द लाइंस ये चीज बोलना चाह रहा है ना, बट उसने वो चीज लिखी नहीं है, बोल रहा है तुम खुद ये पैसेज पढ़ो, ये पैराग्राफ पढ़ो और समझो
या बिटवीन द लाइंस में क्या बोलना चाह रहा हूं, दैट इज एन इन्फरेंस, राइट। ओके, तो समझिएगा कैसे ये इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन है, वो तो बहुत सिंपल होता है। व्हाट कैन यू इन्फर, ओके, व्हाट कैन यू इम्प्लाई फ्रॉम द पैसेज, व्हाट can you arrive, okay, from the passage, what can you deduce from the passage, what can you summarize from the passage। अब ये summarize को मेन थीम क्वेश्चन के साथ कंफ्यूज नहीं करना है ना, वो क्लियरली, नहीं तो समराइज निकाल दो खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, क्योंकि समराइज हम वहां पे भी यूज करते हैं। बट सी, जब तुम वो क्वेश्चन पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वो मेन थीम क्वेश्चन है या वो इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन है। जनरली ये आ जाता है, व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम द पैसेज, राइट। सो इन्फरेंस इज समथिंग दैट यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस, ठीक है। अनसेड, तो अभी इसके लिए चीट कोड्स क्या है, अनसेड बट अंडरस्टूड पार्ट ऑफ द पैराग्राफ, ऑफ द पैराग्राफ, ग्रामर से ही करते हैं, है ना, हाँ वैसे। तो कोई भी एक पैराग्राफ है, उसका अनसेड बट अंडरस्टूड, बोला नहीं है बट समझ गया बाय रीडिंग बिटवीन द लाइंस, ओके, वो होता है इन्फरेंस। सो डोंट पिक अप स्टेटमेंट्स, अभी इसका चीट कोड्स क्या है, डोंट पिक अप स्टेटमेंट डायरेक्टली गिवन इन द पैसेज, है ना, फिर तो तुम क्या इन्फर कर रहे हो, उसने जो लिखा है पैसेज में वही ऑप्शन में दिया और तुम बोल रहे हो इन्फरेंस है, नहीं 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 नहीं, जो डायरेक्टली पैसेज में दिया है और इन्फरेंस के ऑप्शन में अगर तुम्हें वही चीज डायरेक्टली दिख रहा है कि अरे ये लाइन तो पैसेज में से उठा के यहाँ पे पुट इन किया गया है, तो वो इन्फरेंस नहीं है, क्योंकि तुमने उसके लिए सोचा नहीं, तुमने उसके लिए बिटवीन द लाइंस सोचा नहीं, तुम डायरेक्टली वो बोल रहे हो कि ये लिखा है वो इन्फरेंस है। नहीं नहीं, इन्फरेंस कभी भी डायरेक्टली पैसेज में नहीं दिया जाता है, वो एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, वो क्या है, इंप्लाइड इन द पैसेज, इम्प्लिसिटली, इनडायरेक्टली पैसेज में मेंशन किया जाता है ना। हाँ, तो कोई लाइन जो इन्फरेंस में तुम्हें दिख रही है, जो डायरेक्टली पैसेज से ली गई है, पैसेज से उठा के कट कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पे, है ना, हाँ, तो वो हमारा कभी इन्फरेंस नहीं होगा। तो वही चीज समझ में, डोंट पिक अप द स्टेटमेंट डायरेक्टली गिवन फ्रॉम द पैसेज, ये कहाँ करना है, डेटाबेस क्वेश्चन में ऐसे करना है, इन्फरेंस में ऐसे नहीं करना है, समझो अच्छे से समझो, समझ गया, हाँ। फिर पिक अप द आंसर चॉइस दैट इज इम्प्लिसिटली मेंशन बाय द ऑथर, ओके, इनडायरेक्टली वो ये चीज बोलना चाह रहा है ना। तो हमने हमारा वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला पैसेज लिया था, उसमें भी काफी चीजें इम्प्लिसिट हो सकती है, तो ऑथर ये चीज बोल नहीं रहा है बट हाँ वो ये चीज इंप्लाई कर रहा है, इनडायरेक्टली वो यही चीज बोल रहा है ना। हाँ, तो क्या इनडायरेक्टली अभी उसमें क्या ऑथर ने अभी बोला नहीं है, हमारा जो पैसेज था जो हम स्टार्ट से देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाला, उसमें डायरेक्टली ऑथर ने ये नहीं बोला है कि तुम भाई फॉसिल फ्यूल्स जो है ना वो कम बर्न करो, है ना, देखो उससे हो रहा है, बट वो चीज अंडरस्टूड है, क्या वो एक्चुअली में एक मैसेज देना चाह रहा है कि देखो तुम इतना फॉसिल फ्यूल बर्न करते हो तो ये सब हो रहा है ना। हाँ, तो मैं क्रिटिकली वो इश्यू को एनालाइज कर रहा हूं, तो मैं इम्प्लिसिटली तुमको ये चीज बता रहा हूं कि मत करो, बट वो मैंने एक्सप्लिसिटली बोला नहीं, दैट इज समथिंग इम्प्लाइड इन द पैसेज, इनडायरेक्टली बोल रहा वो चीज, है ना, समथिंग दैट इज देयर बिटवीन द लाइंस, है ना। तो और जब पैसेज देखेंगे तब तुम्हें समझेगा कि मैं कैसे इन्फरेंस एक पैसेज से डिड्यूस कर रहा हूं, ओके, उससे तुम्हारा और अंडरस्टैंडिंग इन्फरेंस के लिए क्लियर हो जाएगा। फिलहाल तो सिर्फ बेसिक समझ लो क्या होता है इन्फरेंस, इन्फरेंस के लिए कौन सा हमारे पास चीट कोड्स है ना, क्या करना चाहिए इन्फरेंस के लिए, गॉट इट, एकदम क्लियर है, राइट। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आफ्टर दिस, ओके, सो वी हैव वेरी मच क्लैरिटी क्या क्वेश्चन क्या होता है, ओके, उस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कौन से कीवर्ड्स देख के, एट द सेम टाइम कौन सा चीट कोड्स यूज करेंगे टू टैकल दैट क्वेश्चन। So now this is our next type of question that you get in your RC. This is called as extended application question. Okay, so नाम में सब कुछ है, extended application. So किसका application? अभी देखो तुमने वो पैसेज पढ़ा, हाँ, तुम्हें समझ गया ऑथर क्या बोल रहा है, हाँ, तुम्हें ऑथर का टोन समझ गया, हाँ, तो सब कुछ तो तुम्हें पता है अभी ऑथर के बारे में, हाँ, तो अभी मुझे बताओ ये ऑथर जो है ना अगर अपना कोई नेक्स्ट आर्टिकल लिखता है ना, हाँ, उसका टाइटल क्या होगा, हो। तो अभी मुझे बताओ तुमने ये पैसेज पढ़ा ना, हाँ, उसके बाद ये ऑथर जो है ना, हाँ, उसका टारगेट ग्रुप क्या होगा, तुमने पैसेज पढ़ा ना, हाँ, तुम्हें समझ गया ना, हाँ, तो क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक वुड बी द टारगेट ग्रुप ऑफ द ऑथर, ओके, सो ऐसे टाइप के क्वेश्चन, द टारगेट ऑडियंस of the passage is most likely, okay, which of the following is likely to be the title of the next article written by the author। तो अभी क्या हो रहा है, एक्सटेंडेड एप्लीकेशन, तो तुमने पैसेज तो पढ़ लिया, पैसेज तो तुम्हें समझ गया, डेटा बेस्ड क्वेश्चन तुमने आंसर कर दिए, मेन थीम क्वेश्चन आंसर कर दिए तुमने, है ना, टोन भी तुम्हें पता है, हाँ, तो अभी है ना ये सारी चीजें तुम सीख चुके हो, तो बताओ क्रिएटिवली सोच के क्या मैं ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना जो पैसेज से रिलेटेड नहीं है, पैसेज को तुमने समझा, हाँ, पैसेज से जो तुमने समझा ना उसी को मैं अप्लाई करके बोल रहा हूं कि अगर ये क्वेश्चन पूछूंगा, मैं अपना क्रिएटिविटी यूज कर रहा हूं और तुम्हें पूछ रहा हूं कि ये होगा तो बताओ क्या हो सकता है, तो वो होते हैं एक्सटेंडेड एप्लीकेशन, है ना। तो तुमने ये ऑथर को समझा, हाँ, अभी सोचो कि ऑथर अगर एक नेक्स्ट
अपना कोई एक आर्टिकल लिखता है, हाँ, तो उसका टाइटल क्या होगा, है ना? तो उसमें तुम्हें लास्ट पैराग्राफ पढ़ना है कि देखो ऑथर कहाँ पे एंड कर रहा है, क्या बोल रहा है ना? तो अगर ऑथर ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, ये चीज बोल रहा है, जैसे हमारा वाला ऑथर था, कौन था वो, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो तुम्हें क्या लगता है उसका भी नेक्स्ट आर्टिकल क्या होगा? शायद ओजोन डिप्लीशन पे हो, है ना? हाँ, शायद कार्बन मोनोऑक्साइड पे हो, हाँ, है ना? तो वैसी टाइप की लैंग्वेज तो ऑथर बात करता है। ऑथर जनरली यही टाइप के इशू पे क्रिटिकल हो जाता है ना? हाँ, तो ये टाइप का ना, ये वाला टाइटल शायद ऑथर का हो सकता है, वही एक्सटेंडेड एप्लीकेशन। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, टेस्ट द एबिलिटी टू अप्लाई व्हाट यू हैव लर्नड फ्रॉम द पैसेज, राइट? तो जो तुमने सीखा है वो पैसेज से, उसको अप्लाई कर सकते हो या नहीं, वो तुम्हारा एबिलिटी चेक हो रहा है। टेस्ट द एबिलिटी टू थिंक क्रिएटिवली एंड सी थिंग्स इन अ न्यू लाइट। एकदम नया कर दिया ना ये चीज, क्या उसका टाइटल क्या होगा, तुम्हें क्या लगता है इसका टारगेट ग्रुप क्या होगा, है ना? और ऐसे द ऑथर वुड मोस्ट और लीस्ट लाइकली टू एग्री विद, तो उसने ना फिर 3-4 चीज दे दिया वहां पे। अभी हमारा वाला ही अगर पैसेज है ग्लोबल वार्मिंग वाला, तो उस पर वो बोल देगा कि देखो मैं 3-4 चीज बोल रहा हूँ, उसमें से तुम्हें क्या लगता है क्या ऑथर इसमें से किस चीज के लिए सबसे ज्यादा एग्री करेगा, है ना? अभी वो पैसेज में थोड़ी लिखा है, वो तो तुम्हें पैसेज समझना है कि देखो ऑथर का पर्सनालिटी ये हो सकता है, वो ऐसे ऐसे सोचता है ना? तो ये चीज के लिए वो पक्का एग्री नहीं करेगा, बट ये चीज के लिए वो एग्री करेगा, क्योंकि वो ऐसी बात करता है, वो ऐसे ही सोचता है, क्योंकि मैं ऑथर को समझ चुका हूँ ये पैसेज पढ़ के, है ना? हाँ, तो वो चीज, तो वही चीज करना है तुम्हें। What you have learned from the passage, can you apply that thing? Can you think creatively? Can you think for the same topic in a new light? है ना? कुछ नया पूछ लिया सेम टॉपिक पे जो पैसेज में नहीं दिया गया, बट पैसेज में जो सीखा है ना उसका एप्लीकेशन, एक्सटेंडेड एप्लीकेशन, है ना? वैसे तो हाउ डू यू आइडेंटिफाई द एक्सटेंडेड एप्लीकेशन क्वेश्चन, ये द ऑथर इज मोस्ट लाइकली टू एग्री विद, ओके? फिर वैसे विच इफ ट्रू वुड स्ट्रांगली स्ट्रेंथन और वीकन द आर्गुमेंट, ओके? तो ये चीज ट्रू होगा, है ना? विच, देखो विच स्टेटमेंट इफ ट्रू, तो उसने 5 ऑप्शन दिए, वो बोल रहा है ये पांचों ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट अगर ट्रू होगा तो जो ऑथर बोल रहा है ना उसकी आर्गुमेंट पे उसको स्ट्रॉन्ग करेगा, है ना? वैसे तो अभी देखो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला था, तो उसमें मैं एक स्टेटमेंट दे देता हूँ क्या, है ना? फॉसिल फ्यूल्स हैव बीन बर्निंग एंड द amount of carbon dioxide right now as compared to the pre-industrial level has become 10 times. तो इंडस्ट्रियल जब आए थे उसके पहले जितना कार्बन डाइऑक्साइड था और अभी जितना कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में वो 10 गुना बढ़ गया। अरे फिर तो तुम ऑथर की जो आर्गुमेंट है उसको सपोर्ट कर रहे हो ना, ऑथर भी तो वही बोल रहा है, अरे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है, उससे अर्थ हीट हो रहा है, उससे हम सब मर जाएंगे, सी लेवल्स बढ़ेगा। हाँ, तो ये आर्गुमेंट भी तो वही बोल रहा है ना कि अरे प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे जितना कार्बन डाइऑक्साइड था अभी उसका 10 गुना हो गया, तो ये आर्गुमेंट तो ऑथर को सपोर्ट करेगा ना, वैसे ही पूछ रहा है। ओके, व्हाट स्टेटमेंट इफ ट्रू, ऐसा 5 ऑप्शन दिया मैंने तो तुम्हें एक ही ऑप्शन बोला हाँ, व्हाट स्टेटमेंट इफ ट्रू वुड स्ट्रांगली स्ट्रेंथन और वीकन द आर्गुमेंट, हाँ वैसे तो वीकेंड क्या होगा, अरे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ ही नहीं रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में रहा ना वो फिर भी इतना हीटिंग नहीं करता है जितना वाटर वेपर कर रहा है। अरे ये तो ऑथर को वीकन कर रहा है, ऑथर तो बोल रहा है सब कुछ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रहा है, ये तो बोल रहा है नहीं नहीं वाटर वेपर है जो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो ऑथर जो बोल रहा है वो सब तो वीकन हो गया ना, ऐसे, है ना? तो ये चीज पैसेज में दिया नहीं है, ये तो तुमने खुद सोचा कि अरे ऑथर ये बोल रहा है तो ऑथर का ये पर्सनालिटी है, ये फैक्ट्स ऑथर समझ रहा है, बट ये तो उसके अगेंस्ट जा रहा है तो उसको वीकन कर रहा है, ये तो उसके साथ जा रहा है तो उसको स्ट्रेंथन कर रहा है। तो तुमने क्या किया, सोचा, अपना लॉजिक अप्लाई किया, पैसेज के बाहर थोड़ा सोच के तो ऑथर का पर्सनालिटी क्या होगा, है ना? इसलिए एक्सटेंडेड एप्लीकेशन। तो वैसे विच स्टेटमेंट वुड स्ट्रांगली स्ट्रेंथन और वीकन दी आर्ग्यूमेंट दैट इज बीइंग गिवन बाय द ऑथर, और अभी जो ऑथर ने पैसेज लिखा है उसका टारगेट ऑडियंस तुम्हें क्या लगता है कौन होगा, है ना? वैसे ऑथर ने अगर नया एक आर्टिकल लिखता है तो तुम्हें क्या लगता है वो जो नया आर्टिकल लिखेगा ना उसका टाइटल क्या हो? पैसेज में से कुछ है ही नहीं, पैसेज को समझो, पैसेज का लॉजिक समझो, ऑथर को समझो, ऑथर का लॉजिक समझो, ऑथर का टोन समझो, और फिर अपनी समझ अप्लाई करके बताओ कि क्या चीज, कौन सा आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है जो ऑथर को सपोर्ट कर रहा है, कौन सा आर्गुमेंट वीक है जो यू नो वीक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ व्हाट इज बीइंग टोल्ड बाय द ऑथर, है ना? वैसे वैसी सारी चीजें एक्सटेंडेड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में आ सकती है। ओके, सो कीप एन आइडिया अबाउट इट, यहाँ पे जो भी तुमने सीखा है वो चीज तुम अभी अप्लाई करके ये क्वेश्चन को आंसर करो, वो होता है एक्सटेंडेड एप्लीकेशन। सो उसमें क्या है, चीट कोड्स, नैरो डाउन द आंसर चॉइसेस, कीपिंग एन आई ऑन द आइडिया, स्कोप एंड द टोन ऑफ द पैसेज, वही तो मैंने भी बताया, है ना? क्या तुम देखो ऑथर को समझो, ऑथर के आइडियाज समझो, ऑथर का नैरेटिव्स या जो भी स्टाइल है वो समझो, टोन समझो, है ना? फिर सोचो क्या हाँ पॉसिबली ये आंसर हो सकता है, पॉसिबली वो जो नेक्स्ट आर्टिकल लिखेगा उसका टाइटल ये हो सकता
है ना, वो चीज। तो सिलेक्ट द आंसर चॉइस विच इज स्पेसिफिक ऑन द बेसिस ऑफ मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो तुम्हें अभी अपना आंसर चॉइस सिर्फ एक पैराग्राफ पे नहीं करना है, तुम्हें तो ऑथर को समझना है, तुम्हें तो उसका पूरा आइडिया लेना है कि वो कैसे सोच सकता है ना, तभी तो तुम कुछ एक्सटेंडेड एप्लीकेशन वाला उसका जो क्वेश्चन पूछा है वो सॉल्व कर पाओगे। तो मेनली जो अपना आंसर होगा ना, कीप इट क्लोज टू द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। ये मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, हमारे वाले पैसेज का क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, आइस मेल्ट होगा, सब मर जाएंगे, है ना, वाटर लेवल इंक्रीज होगा, हाँ वैसे, तो वो था उसका मेन आइडिया, है ना। हाँ, तो उसी के अराउंड जो है ना, कि ऑथर ऐसे ही सोच रहा है, हाँ अभी मेन आइडिया के अराउंड ही वो एक्सटेंडेड एप्लीकेशन का क्वेश्चन बनाएगा, तो उसको मेन आइडिया के अराउंड ही अपना आंसर चॉइस रखना। जो भी पूछ रहा है, आर्गुमेंट पूछ रहा है, टाइटल पूछ रहा है, टारगेट ग्रुप पूछ रहा है, जो भी पूछ रहा है, जो भी है, मेन आइडिया के सराउंड में ही आंसर चॉइस मार्क करना। अब ये एग्जैक्टली कैसे करना है वो तो हमें जब ही पता चलेगा, जब मैं तुम्हारे सामने पैसेज सॉल्व करूंगा और उसमें एक्सटेंडेड एप्लीकेशन का क्वेश्चन आएगा और मैं उसमें तुम्हें ये बताऊंगा, देखो मैं ऐसे सोच रहा हूँ इसलिए मैं ये वाला आंसर चॉइस मार्क कर रहा हूँ, है ना। जब तुम एक बार देखोगे तो समझ जाएगा, बट आई एम श्योर अभी तुम्हें ओवरऑल एक आइडिया आ गया है कि एक्सटेंडेड एप्लीकेशन क्वेश्चन क्या होते हैं, उन्हें किस कीवर्ड्स के साथ तुम आइडेंटिफाई करोगे, हाँ, और उसके लिए क्या चीट कोड्स होगे क्या तुम उस एक्सटेंडेड एप्लीकेशन क्वेश्चन को करेक्ट सॉल्व कर पाओ, राइट ना। हाँ, तो दिस कंप्लीट्स नोइंग आवर क्वेश्चन टाइप्स। तो सारे टाइप के क्वेश्चन हमने देख लिया, तुम भी एक बार इनको सबको रिवाइज कर लो, अपनी बुक देख लो और इन सबको रिवाइज कर लो। तो हमने स्टार्ट किया था कहां से, मेन थीम बेस्ड क्वेश्चन, पीछे आ रहे हैं हम, पीछे आ रहे हैं, और हाँ यहाँ से, है ना, ये सारे हमारे टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो मेन आइडिया क्वेश्चन पता है तुम्हें क्या है, थीटा बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें पता है क्या है, लॉजिकल और स्ट्रक्चरल क्वेश्चन, टोन बेस्ड क्वेश्चन, इन्फ्रेंस क्वेश्चन एंड एक्सटेंडेड एप्लीकेशन क्वेश्चन, है ना। इसके बाद आरसी में क्वेश्चन नहीं आते, जो भी क्वेश्चन होगा वो इसी में से एक टाइप का क्वेश्चन होगा, राइट। तो अभी हमें क्या क्या पता चल गया, हमें रीडिंग रूल्स पता है, हाँ, तो कैसे जल्दी से पैसेज को पढ़ते, क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी चाहिए, क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए, वो सारी चीजें हमें पता है, राइट। हाँ, हम सिर्फ 30% ऑफ द पैसेज पढ़ेंगे जिससे हम 80% ऑफ द क्वेश्चन आंसर कर पाए, राइट। ये सारी चीजें हमें पता है। एक बार पैसेज पढ़ लिया, हाँ, उसके बाद हमें वो भी पता है कि पैसेज का मैप कैसे बनाते हैं, हाँ, वो भी हमने सीख लिया है, करेक्ट। एक पैसेज का एग्जाम्पल देखा, मैप बनाना सीख लिया। मैप बनाने के बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, हाँ, तो क्वेश्चन पहले समझना तो चाहिए ना कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है ना। तो उसके लिए हमने टाइप ऑफ क्वेश्चंस देख लिए कि इतने टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अभी वो क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वो भी हमने देख लिया कि ये कीवर्ड दिखा तो ये वाला क्वेश्चन है, हाँ। फिर उसके लिए कौन सा चीट कोड्स यूज करेंगे ताकि वो क्वेश्चन को हम बिना ज्यादा पैसेज समझे भी आंसर कर पाए, वो चीट कोड्स हमें पता है, राइट ना। हाँ, तो अभी सब कुछ क्लियर है दिमाग में। ओके, अभी क्या चाहिए, बस अप्लाई करो। ओके, अभी मैं कुछ पैसेजेस पिकअप करूंगा, उसमें मैं तुम्हें ये रीडिंग रूल्स अप्लाई करके बताऊंगा कि देखो ऐसे ऐसे ये चीज पढ़ना है, ये चीज नहीं पढ़ना है, हाँ। उसी वक्त मैं उस पैसेज का मैप क्रिएट करूंगा तो तुम्हें ये भी समझ जाएगा कि पैसेज का मैप कैसे क्रिएट करते हैं। एट द सेम टाइम मैं तुम्हें पिकअप करके बताऊंगा, देखो ये वाला क्वेश्चन है, कैसे समझा, ये कीवर्ड है, देखो ये वाला क्वेश्चन है, कैसे समझा, ये कीवर्ड है ना। तो तुम्हें क्वेश्चन टाइप्स भी समझ जाएंगे। फिर वहीं पर मैं चीट कोड्स अप्लाई करके उन क्वेश्चन के आंसर भी तुम्हें निकाल के दिखाऊंगा, तुम्हें ये भी समझ जाएगा, अच्छा ऐसे अप्लाई करते हैं, ओ तो ठीक है, मुझे समझ गया। अभी मैं भी जो नेक्स्ट मेरे 20 पैसेजेस प्रैक्टिस करूंगा उसमें ये सारी चीजें अप्लाई करूंगा, रीडिंग रूल्स, मैप, knowing the question types, applying the cheat code and reaching on to the answer. Okay? तो मैं तुम्हें कुछ पैसेजेस पे ये चीज अप्लाई करके बताऊंगा, फिर तुम्हें बस ये चीज अप्लाई करती रहनी है। जो पैसेज मिलेगा उस पर ये चीज अप्लाई करते रहो। एटलीस्ट 20 पैसेज पे अप्लाई करो तो ये तुम्हारे दिल दिमाग खून सारी जगह ये चीज है ना घूमने लगेगी, यानी पैसेज आया तो ऐसे ही करना है। तो जैसे तुम्हें पैसेज दिखेगा ना, अभी तुम्हारा इंस्टिंक्ट जो है वो तुम्हें वही चीज पे डायरेक्ट करेगा कि नहीं पैसेज गया आया तो इस पर टाइम मत वेस्ट कर, ऐसे ऐसे सोच, जल्दी आंसर आएगा, है ना। बस वही चीज के लिए तुम्हें अपने आप को रेडी करना है, राइट। तो ऑल लुक्स गुड बाय नाउ। ओके, सब कुछ क्लियर है। नाउ लेट्स स्टार्ट बाय सॉल्विंग आवर फर्स्ट passage and applying whatever we have learned till now. So now we start with our reading comprehension and apply everything that we have learned till now. Okay, so एक बार जो steps हमने जो सीखे उसे रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि हमें बार बार यही steps जो है वो अप्लाई करने हैं as we solve different RCs, है ना। तो अब क्या है, steps for cracking reading comprehension. First, apply reading rules and read the passage quickly. Okay, अब reading rules क्या है वो बताने की जरूरत नहीं है। Okay, तुमने ऑलरेडी इसके नोट्स बना लिए होंगे, तो बस रीडिंग रूल्स अप्लाई करो ताकि हम पैसेज को जल्दी से जल्दी पढ़ पाए। ओके, सेकंड क्या है, अब क्रिएट द मैप ऑफ पैसेज। ओके, वो भी तुम्हें पता चल चुका है, अभी हमने वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला पैसेज देखा था, उसमें मैप कैसे क्रिएट करना है ना। लिंक, ये लिंक था, उसके बाद ये था, उसके बाद ये बोला, फिर ये बोला, फिर ऐसे एंड किया। हाँ, तो ये जो था वो था मेरा मैप ऑफ द पैसेज। सो रीडिंग रूल से जल्दी पढ़ना है,
पढ़ते हुए तुम्हें पैसेज का मैप क्रिएट करना है। उसके बाद क्या, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, अभी जो करना था पैसेज के साथ तुम कर चुके हो, अभी तुम्हें क्वेश्चन आंसर करना है। तो अगर तुम क्वेश्चन आंसर कर रहे हो तो तुम्हें पहले ये पता होना चाहिए यार ये कौन सी टाइप का क्वेश्चन है, ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, ये मेन थीम क्वेश्चन है, ये इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन है, ये कौन सी टाइप का क्वेश्चन है ना। हाँ, वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, हमारे पास कीवर्ड्स है, राइट ना। आई गिव यू ऑल द कीवर्ड्स टू आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लिया, कीवर्ड्स देख के उसके बाद क्या, उस पर चीट कोड्स अप्लाई करने हैं। हाँ, एंड यू हैव टू रीच ऑन टू द आंसर, एज सिंपल एज दैट। गॉट इट। हाँ, फिर क्या है, अप्लाई द चीट कोड्स फॉर द क्वेश्चन टाइप एंड रीच ऑन टू द आंसर। ओके, वही जो मैंने बोला। तो काफी सिंपल है, रीडिंग रूल्स अप्लाई करो, जल्दी से पढ़ो, उसके बाद मैप क्रिएट कर दो साथ ही साथ में जब तुम पैसेज पढ़ रहे हो। मैप क्रिएट हो गया, फिर तुम्हें जाना है क्वेश्चन पे, पहले ये समझना है कीवर्ड्स देख के कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, उसके बाद चीट कोड्स अप्लाई करके वो क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है। ओके, दैट्स इट, दैट इज अ प्रोसेस दैट यू विल फॉलो टू क्रैक ऑल योर आरसीस। ओके, सो ये तो क्लियर है अभी हमारे दिमाग में। सो लेट्स पिक अप आवर फर्स्ट आरसी नाउ। तो जब से मैं जो पैसेज के बारे में बात कर रहा था ना, वो ये पैसेज है। ओके, आइडियली वो ये पैसेज है, मैंने थोड़ा ऐसी हवा में बता दिया ताकि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर पाऊँ क्या वो जो मैं कॉन्सेप्ट तुम्हें बता रहा हूँ ना, क्वेश्चन टाइप्स, ओके, क्रिएटिंग द मैप, वो सारी चीजें तुम्हें अच्छे से समझ पाए ना। इसीलिए इसका एक कंप्रेस्ड वर्जन इसी पैसेज का मैंने पहले तुम्हें बता दिया था। अभी ये वो एक्चुअली में पैसेज है। ओके, सो इसको पैसेज को पढ़ते, इसी पैसेज पर देयर आर क्वेश्चंस नाउ, एज यू कैन चेक इट हियर, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो 7 क्वेश्चंस आंसर करने बेस्ड ऑन दिस पैसेज। कितने पैराग्राफ का पैसेज है, 4 पैराग्राफ का पैसेज है ना। तो हमें तो पता है 4 पैराग्राफ का होगा या तो 5 या 7 पैराग्राफ का होगा, है ना। तो ये तो हम देख चुके हैं। हाँ, कहाँ देखा था, मेन थीम क्वेश्चन में, है ना, कहाँ से आंसर मिलता है। तो याद रखो ये कितने पैराग्राफ है, 1 2 3 4। ओके, सो डन, ऑल इज क्लियर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पैसेज। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अपने रीडिंग रूल्स अप्लाई कर रहा हूँ, हाँ, और ये पैसेज पढ़ रहा हूँ। ओके, उसके बाद मैं क्या क्रिएट करूंगा, उसका मैप क्रिएट करूंगा और क्वेश्चन आंसर कर दूंगा। तो लेट्स रीड दिस नाउ। अब क्या दिया है यहाँ पे, द मॉलिक्यूल्स, देखो फर्स्ट लाइन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। The molecules of carbon dioxide in the earth atmosphere affect the heat balance of the earth by acting as one way screen, है ना। तो अभी देखो बहुत से लोगों को ये वन वे स्क्रीन का मीनिंग ही नहीं समझा होगा। ओके, सो अभी क्वेश्चन कभी वो ऐसे पूछ सकता है, व्हाई डू यू थिंक दैट द ऑथर सेड कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल टू बी अ वन वे स्क्रीन। हाँ, सो वैसे ठीक है। सो कुछ ऐसे बोल रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के बारे में, क्या बोल रहा है, दे आर वन वे स्क्रीन। तो एक काम करो, मैप बना दो अभी। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, के मॉलिक्यूल, हाँ, ओके, उसको वो क्या बोल रहा है, उसको वो बोल रहा है वन वे स्क्रीन। अच्छा, ओके, क्यों ऐसे बोल रहा है, ये क्यों ऐसे बोल रहा है, देखो अभी, although these molecules allow the radiation at visible wavelength, okay, where most of the energy of the sunlight is concentrated to pass through, okay, तो वो जो है ना क्या करते हैं कार्बन, अभी देखो इसके लिए अगर तुम्हें बैकग्राउंड नॉलेज है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, तो तुम्हें ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट आई एम अज्यूमिंग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है ना। हाँ, तो क्या बोल रहा है वो, क्यों वन वे स्क्रीन बोलता है, वन वे स्क्रीन मीन्स क्या, ये कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल है, ऐसे समझो, ये है मेरे ऐसे अर्थ, हाँ, अर्थ ये है यहाँ पे, और ये है कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर। वो क्या करते हैं, वो वन वे स्क्रीन है। ओके, तो वो सन की जो रेडिएशन है ना, ये सन है ना, ये सन है, सन की जो रेडिएशन है ना उसको आने देते, हाँ, वो अब्सॉर्ब करता है अर्थ, हाँ, बट उसको है ना वापस नहीं जाने देते, वो इधर ही रोक लेते हैं वो सन की रेडिएशन को। तो उससे क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, अर्थ और गर्म हो रहा है ना। हाँ, वो ये बोलना चाह रहा है, वो वन वे स्क्रीन है, वो आने देते सन की रेस को, हाँ, और फिर जाने नहीं देते। तो अर्थ अब्सॉर्ब कर लेता है, फिर अर्थ रेडिएट करता है ना, अर्थ ने सन रेज लिया, अर्थ ने अब्सॉर्ब कर लिया उसको, फिर वो रेडिएट करता है। बट जब अर्थ रेडिएट करता है ना, तो वो उसको वापस नहीं जाने देते। तो बिना ज्यादा पढ़े मुझे ये चीज तो पता थी, क्योंकि ये है बेसिक्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ना, ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, वही चीज वो बोल रहे हैं, इट एक्ट एज अ वन वे स्क्रीन। ओके, तो अभी मैं क्या करूंगा, इसके बाद ये ज्यादा नहीं भी पड़ेगा तो चलेगा। ऑल्दो दीज मॉलिक्यूल्स अलाउ द रेडिएशन ऑफ विजिबल वेवलेंथ वेयर मोस्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ द सनलाइट इज कॉन्सेंट्रेटेड। तो विजिबल वेवलेंथ इसको बोलते हैं। ओके, इसको क्या बोलते हैं हम, विजिबल वेवलेंथ। अभी ये सब तुम्हें लिखना नहीं है, ये सब मैं तुम्हारे समझाने के लिए कर रहा हूँ। तुम तो एग्जाम में इतना ही लिखोगे बस, वन वे स्क्रीन है, और वन वे स्क्रीन क्यों है वो तुम्हारे दिमाग में क्लियर होगा। टू पास थ्रू एंड टू पास थ्रू, ठीक है, दे अब्सॉर्ब सम ऑफ द लॉन्गर वेवलेंथ इंफ्रारेड
infrared emission radiated from the Earth's surface, radiation that would otherwise be transmitted back into the space. तो वही वो बोल रहा है, वो सन की जो विजिबल वेवलेंथ है ना, उनको अलाउ करते हैं हाँ टू पास थ्रू. देखो विजिबल वेवलेंथ को पास थ्रू करने देते हैं. ओके, दे अब्सॉर्ब सम ऑफ द लॉन्गर वेवलेंथ. तो जब अर्थ रेडिएट करता है ना, हाँ, तो जो लॉन्गर वेवलेंथ वाले होते हैं ये शॉर्टर वेवलेंथ वाले होते हैं. ओके, और ये जो लॉन्गर वेवलेंथ वाले होते हैं ना, उनको जो है वो अर्थ अब्सॉर्ब कर लेता है. ओके, तो उससे क्या होगा, रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस, रेडिएशन दैट वुड बी ट्रांसमिटेड बैक इनटू द स्पेस. ये जो रेडिएशन है वो एक्चुअली में स्पेस में चला जाना चाहिए था, बट वो नहीं गया. क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल है ना, हाँ, उन्होंने जो रिफ्लेक्ट हुआ था ना अर्थ से रेडिएशन, हाँ, उनको अब्सॉर्ब कर लिया. यही समझना था. ये चीज यहाँ पे समझ गए तो समझ में आ जाएगा कि इसको ये वन वे स्क्रीन क्यों बोल रहा है. ओके, सो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है, बस समझना है. ओके, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, विजिबल वेवलेंथ को आने देता है, हाँ, और जो इंफ्रारेड वाले लॉन्गर वेवलेंथ वाले जाते हैं उनको अब्सॉर्ब कर लेता है ना, हाँ. ओके ओके, और हाईएस्ट एनर्जी किसमें स्टोर होती है, इसमें होती है. नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. ओके, ये सब नहीं लिखा तो भी चलेगा, एज आई सेड, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि वन वे स्क्रीन क्यों बोल रहा है ना, हाँ. चलो और क्या. सो जो अदरवाइज स्पेस में चले जाते हैं. ओके, फॉर द अर्थ टू मेंटेन अ कांस्टेंट एवरेज टेम्परेचर, सच एमिशन फ्रॉम द प्लैनेट मस्ट बैलेंस इनकमिंग सोलर रेडिएशन. ठीक है, अभी ये नहीं पढ़ा होता तो भी चलता. ये क्या बोल रहा है, जितना अब्सॉर्ब हुआ उतना ही रिफ्लेक्ट होना चाहिए, है ना, तो अर्थ का टेम्परेचर बराबर मेंटेन रहेगा, बट ऐसे नहीं हो रहा है ना. ऑब्जॉर्ब तो हो रहा है बट वो रिफ्लेक्ट होके वो उधर ही रह रहा है, वो स्पेस में नहीं जा रहा है वैसे. फिर if there was no carbon dioxide in the atmosphere, heat would escape from the earth much more easily. The surface temperature would be so lower that the ocean might be a solid mass of ice. तो वो बोल रहा है अगर कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल होते ही नहीं ना, तो सोचो क्या होता, वो अर्थ पे जो है ये रेडिएशन आता सन का, है ना, हाँ, सबके सब रिफ्लेक्ट हो जाता, सबके सब रिफ्लेक्ट हो गया, तो अर्थ तो गर्म होगा ही नहीं, तो अपना ओशन जो है ना वो तो आइस बन जाएगा, इतना कोल्ड हो जाएगा. तो कार्बन डाइऑक्साइड तो जरूरी है ना, अर्थ का एक अच्छा टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जिसपे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जी पाए ना, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल जरूरी है. तो वो तो जरूरी है. ओके, बट वो क्या करते, वो ज्यादा गर्म कर रहे हैं, वो ये बोल रहा है ना, तो वो शायद वो बोलना चाह रहा होगा. अब तक वो ये नहीं बोल रहा है, बट वो बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल करते क्या. तो बस इतना ही लिखना है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज अ वन वे स्क्रीन, बस इतना ही हमारे मैप में जाएगा. और इसको ऐसा क्यों बोलते वो तो तुम्हारे दिमाग में वैसे ही क्लियर हो चुका है. ओके, व्हाट नेक्स्ट. तो ये था फर्स्ट पैराग्राफ. टुडे अभी वो कुछ एक प्रॉब्लम बता रहा है. तो कार्बन डाइऑक्साइड पहले पैराग्राफ में क्या बताया, कार्बन डाइऑक्साइड करता क्या है ना, कैसे वो अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रखता है ना, वो चीज बताया. अभी प्रॉब्लम बता रहा है. टुडे हाउएवर द पोटेंशियल प्रॉब्लम इज टू मच कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, अभी बता रहा है वो, इधर क्या है, टू मच कार्बन डाइऑक्साइड. तो अभी कार्बन डाइऑक्साइड कुछ ज्यादा ही हो गया, वो होना चाहिए बट ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा रहा तो प्रॉब्लम है. क्यों हो रहा है, द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट हैव इंक्रीज्ड द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड बाय अबाउट 15% इन द लास्ट 100 years. तो वही बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड है ना अभी हद से ज्यादा हो गया. क्यों हो गया, एक तो तुम कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा रहे हो, कैसे, फॉसिल फ्यूल्स बर्न करके, हाँ, और दूसरा जो है ना तुमने पेड़ काट दिए. तो वो पेड़ जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे. तो क्योंकि वो अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे, है ना, पेड़ तो है, प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते एंड देन दे गिव आउट द ऑक्सीजन, राइट ना, हाँ, विच वी टेक ना इन रेस्पिरेशन. हाँ, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, हम रेस्पिरेशन करते हैं वैसे. तो वही बोल रहा है कि अरे कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर में अभी बढ़ते ही जा रहा है क्योंकि प्लांट्स उनको अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे, तुमने झाड़ काट दिए, प्लस तुम लोग फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते जा रहे हो. तो लास्ट 100 years में जो है वो 15% बढ़ गया है. ओके, तो अगर 100 kg था वो 115 kg हो गया लास्ट कितना 100 years में. तो वही वो बोल रहा है. ओके, क्या could the increase in the carbon dioxide cause a global rise in the average temperature and could such a rise have a serious consequence for the human society, right? हाँ, वो ही बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर बहुत ही बढ़ गया तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ना. सोचो ना, ये जो एग्जाम्पल वो दे रहा है, ये आ रहे रेडिएशन, हाँ, ओके, ये आने तो दे रहा है, बट है ना ये जब रिफ्लेक्ट होके वापस जा रहे हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है ना, तो सब कुछ अब्सॉर्ब कर ले रहा है, तो स्पेस में जा रहे ही नहीं है. तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना. 24 होना चाहिए था 38 48. अभी एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, वैसे कुछ हो सकता है, वो ऐसे बोल रहा है ना, तो वो चीज का प्रॉब्लम है. ठीक है, हाँ, तो वैसे कुछ, ठीक है.
could have a serious consequence on human society. ओके, तो क्वेश्चन पूछ रहा हो, ऐसा हो सकता है ना? हाँ। फिर क्या, एक मॉडल के बारे में बता रहा है, मैथमेटिकल मॉडल that allows us to calculate the rise in the temperature as a function of the increase indicate that the probability is yes. Okay, so वही बोल रहा है, एक मैथमेटिकल मॉडल है, अगर हम ऐसे बनाते वो ये बोलेगा क्या, जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा ना, हाँ, वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. ओके, प्रॉब्लम कैसा, इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. सो ये भी लिख दो, जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उतना ज्यादा टेम्परेचर ऑफ द अर्थ बढ़ेगा, है ना, वही वो बोल रहा है. ठीक है, तो पहले में कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल क्या करते वो बताया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बढ़ गए तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्या होगा वो बताया. ओके, फिर क्या, ओके, व्हाट नेक्स्ट. अभी थर्ड पैराग्राफ देखते हैं. अंडर द प्रेजेंट कंडीशन अ टेम्परेचर ऑफ -18 कैन बी ऑब्जर्व्ड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 5 to 6 किलोमीटर अबव द अर्थ. ठीक है, समझने वाली बात है. बिलो दिस एल्टीट्यूड द टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर अप्रोचिंग द अर्थ सरफेस, है ना. तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा. तो बस इतना सोचो कि अर्थ से अगर तुम ऊपर जाते हो ना, हाँ, तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, हाँ. बट अगर ऊपर से नीचे आओगे, है ना, तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना. हाँ, वही वो बोल रहा है, बाय 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर अप्रोचिंग द अर्थ सरफेस. ओके, दैट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल. अर्थ से ऊपर जाते हो कम होगा, ऊपर से अर्थ आते हो, है ना, अर्थ पे आ रहे हो तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वही वो बोल रहा है. Where the average temperature is about 15 डिग्री सेल्सियस. तो अर्थ के सरफेस पे एवरेज टेम्परेचर क्या है, 15 डिग्री सेल्सियस. अभी एवरेज क्या होता है वो तो हमने मैथ्स में पढ़ा है ना. हाँ, जरूरी नहीं है 15 होगा, कहीं कम है कहीं ज्यादा है, ऑन एन एवरेज 15. ठीक है. An increase in the amount of carbon dioxide means that there are more molecules of carbon dioxide to absorb the infrared radiation. ठीक है, वही तो हमने बोला है. As the capacity of the atmosphere to absorb the infrared radiation increases, ठीक है, the radiating level and the temperature of the surface must rise. वही वो बोल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए तो ज्यादा हीट अब्सॉर्ब होगा, ज्यादा हीट अब्सॉर्ब होगा तो अर्थ का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाएगा. तो सेम चीजें रिपीट हो रही है, डोंट स्ट्रेस अबाउट इट. ओके, सो इसमें वो थोड़ा क्या दे रहा है, थर्ड पैराग्राफ में टेक्निकल डिटेल्स दे रहा है. ओके, क्या टेम्परेचर क्या है अर्थ के सरफेस पे, किधर जाओगे तो कितना बढ़ता है कितना कम होता है, वो सब अभी देखेंगे. डेटा बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे, अभी इग्नोर कर दो. लास्ट में क्या, one mathematical model predicts that doubling the atmospheric carbon dioxide would rise the global mean temperature by 25 डिग्री सेल्सियस. ओहो, क्या बोल रहा हो, अभी जितना कार्बन डाइऑक्साइड है ना, किसने बोला, वो एक मैथमेटिकल मॉडल उसने बोल रहा है, वो कोट कर रहा है उसको, कि वो मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है कि डबलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड वुड राइज द ग्लोबल मीन टेम्परेचर बाय 25 डिग्री सेल्सियस. तो अभी जितना कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसको अगर तुमने डबल कर दिया ना, तो अर्थ का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा. ऐसा वो एक मैथमेटिकल मॉडल बोल रहा है ना. तो वो अपना जो वो चीज बोल रहा है ना, उसको सपोर्ट करने के लिए एक मैथमेटिकल मॉडल दिया है कि देखो ये भी ऐसे ही बोल रहा है कि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा. फिर अभी वो मॉडल के बारे में कुछ बोल रहा है. दिस मॉडल अज्यूम्स दैट द एटमॉस्फेयर्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिमेन्स कांस्टेंट एंड द टेम्परेचर डिक्रीजेस विद द एल्टीट्यूड. ठीक है, अभी वो क्या बोल रहा है, ये जो मॉडल है ना, हाँ, वो कुछ चीजें अज्यूम करता है. कैसे, क्या अज्यूम कर रहा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिमेन्स कांस्टेंट वैसे. ठीक है, एंड द टेम्परेचर डिक्रीजेस विद द एल्टीट्यूड. ठीक है, तो बोल रहा है बाकी सारी कंडीशंस को सेम रखो. वो जो एटमॉस्फेयर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है ना, मतलब कितना वाटर वेपर है ना. ह्यूमिडिटी मतलब एयर में कितना वाटर वेपर है, वही होता है ना. हाँ, उसको ही बोलते हैं हम ह्यूमिडिटी. तो वो बोल रहा है ह्यूमिडिटी को कांस्टेंट रखो. ऐसा नहीं ह्यूमिडिटी बढ़ रहा है कम हो रहा है, ह्यूमिडिटी को कांस्टेंट रखो, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को डबल करो तो ये मॉडल काम कर रहा है ना. तो मॉडल का ये अजम्पशन है कि बाकी सारे फैक्टर सेम रहेंगे. हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड डबल कर दिया तो अर्थ का टेम्परेचर जो है 25 डिग्री से बढ़ जाएगा, वही वो बोल रहा है. ठीक है, सो वो भी काफी क्लियर है. द अजम्पशन ऑफ अ कांस्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इंपॉर्टेंट. क्यों? बिकॉज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इज अनदर एफिशिएंट अब्सॉर्बर ऑफ द रेडिएशन एज इंफ्रारेड वेवलेंथ. तो उसने बोला कि मैंने जो ये बोला है ना, क्या कार्बन डाइऑक्साइड डबल हो गया, बाकी का सारा एटमॉस्फेरिक कंडीशन सेम होना चाहिए, तो वाटर वेपर जितना है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बाकी सब सेम होना चाहिए. ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये जो वाटर वेपर है ना, हाँ समझो ये छोटा छोटा यहाँ पे वाटर वेपर है ना, ये भी जो है ना, ये जो रेडिएशन आता है ना अर्थ से, उनको अब्सॉर्ब करते हैं. तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, वाटर वेपर भी अब्सॉर्ब करते हैं, है ना. तो मैं तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बोल रहा हूँ, बाकी सब सेम रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज्यादा या कम हुए तो अगेन वो जो अब्सॉर्ब हो रहा है उस पर इफेक्ट होगा ना. हाँ, तो ये जो मॉडल है ना, उसका अजम्पशन ये है कि बाकी सारी चीजें तो सेम रह रही है, वो चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है तो इतना टेम्परेचर बढ़ेगा.
है ना, वाटर वेपर भी जो है वो भी अफेक्ट करता है इनको अब्सॉर्ब करने में। तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अब्सॉर्ब करता है वैसे ही वाटर वेपर भी अब्सॉर्ब करता है, वो ये बोल रहा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वाटर वेपर जो है वो कांस्टेंट रहेंगे, वो मेरे मॉडल, वो जो बोल रहा है मॉडल उसका असम्पशन है ना। हाँ ठीक है, फिर वही चीज को समझा रहा है। ओके, नहीं पढ़ोगे अभी ये सब चलेगा। बिकॉज वार्म एयर कैन होल्ड मोर मॉइस्चर देन द कूल एयर, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल बी कांस्टेंट इफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस एज द टेम्परेचर राइजेस, है ना। हाँ वही बोल रहा है, क्या वार्म एयर जो होता है ना, हाँ उसमें ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है ना। फिर उससे उसने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया क्या, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगा, हाँ क्योंकि एयर वार्म होगा ना। हाँ तो वही बोल रहे हैं, अजम्पशन याद रखो बस, ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है। Therefore, more infrared radiation would be absorbed and redirected back to the Earth's surface, right? तो ठीक है, वो ये बोल रहा है क्या, अगर टेम्परेचर बढ़ गया हाँ तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा, हाँ तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा तो क्या होगा, वाटर वेपर ज्यादा होगा, हाँ है ना। हाँ तो वाटर वेपर ज्यादा होगा तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा, है ना। तो उससे क्या होगा, ज्यादा हीट अब्सॉर्ब होगा। वही चीज वो रिपीट कर रहा है, ये सब नहीं समझा तो चलेगा। Therefore, more infrared radiation would be absorbed and redirected back to the earth. So in short ये बोल रहा है कि अगर वाटर वेपर ज्यादा रहा हाँ तो ज्यादा इंफ्रारेड रेडिएशन अब्सॉर्ब होगा, तो अर्थ का टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ेगा। और वो बोल रहा है कि वाटर वेपर ज्यादा कब होता है, जब वार्म एयर होता है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड ने तो ऑलरेडी हीट कर दिया है, हाँ तो टेम्परेचर तो बढ़ गया है, टेम्परेचर बढ़ गया है तो एयर वार्म हो गया है, एयर वार्म हो गया है तो विच मीन्स ह्यूमिडिटी ज्यादा है ना, ह्यूमिडिटी ज्यादा है विच मीन्स वाटर वेपर ज्यादा है, तो वाटर वेपर भी अब्सॉर्ब करेंगे ना। हाँ तो और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ सकता है, वो चीज समझा रहा है यहाँ पे, ठीक है। द रिजल्टेंट वार्मिंग एट द सरफेस कुड बी एक्सपेक्टेड टू मेल्ट स्नो एंड आइस रेड्यूसिंग द अर्थ्स रिफ्लेक्टिविटी। तो वो बोल रहा है अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा तो आइस जो है वो मेल्ट हो जाएगा। आइस जो है ना एक्चुअली में वो जो अर्थ पे जो ये जो रेडिएशन आता है ना, हाँ उनको रिफ्लेक्ट करने में हेल्प करता है ना। तो जल्दी से रिफ्लेक्ट कर देता है, ज्यादा अब्सॉर्ब नहीं करने देता है अगर आइस का सरफेस रहा तो। बट तुमने तो आइस को मेल्ट कर दिया, क्योंकि तुमने आइस को मेल्ट कर दिया, टेम्परेचर बढ़ गया तो वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो फिर और प्रॉब्लम है, वही वो बोल रहा है। द resultant warming at the surface could be expected to melt snow and ice reducing the earth's reflectivity ना, अर्थ का रिफ्लेक्टिविटी कम हो गया। So more solar radiation would be absorbed leading to a further increase in the temperature. ओके अभी स्नो वाला सरफेस रहा ना, समझो ये अर्थ है और ये स्नो वाला सरफेस है ना। तो ये ना ज्यादा से ज्यादा सन रेज रिफ्लेक्ट कर देता है, अब्सॉर्ब नहीं कर रहा है, जैसे आया वैसे रिफ्लेक्ट कर दिया क्योंकि वो स्नो वाला सरफेस है। बट अगर ये विदाउट स्नो वाला सरफेस है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस वन, ओके ये ग्रीन वाला विदाउट स्नो वाला सरफेस है, तो ये अब्सॉर्ब करेगा। तो अब्सॉर्ब करेगा तो अर्थ का टेम्परेचर और वैसे ही बढ़ रहा है ना, अब्सॉर्ब करके री रेडिएट करेगा, है ना वैसे। तो वो बोल रहा है अरे तुमने तो स्नो मेल्ट ही कर दिया, स्नो मेल्ट कर दिया तो तुमने वैसे ही इसका रिफ्लेक्टिविटी जो है कम कर दिया, अभी ये भी अब्सॉर्ब करेगा, है ना। तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो यही वो मॉडल से एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई कर रहे हैं ना। तो ये सब चीज का जरूरत नहीं अभी हमें तो बस समझ गया कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ज्यादा पता नहीं चल रहा है क्या क्या है। पहले कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, मॉलिक्यूल बढ़ गए तो क्या होगा, फिर टेक्निकल डिटेल्स टेम्परेचर ये हो, फिर उसने मैथमेटिकल मॉडल के बारे में बोला। और मैथमेटिकल मॉडल में क्या बोला उसने, क्या कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, हाँ वो डबल हो गया। अजम्पशन क्या है, अजम्पशन ये है बाकी सारी चीजें आर रिमेनिंग सेम, है ना। बस यही चीजें उसे बोलना था, इतना ही है हमारा मैप। बाकी सब जो चीजें वो तो हमें याद है ना। सो एज आई सेड अभी इतना सब यहाँ पे तुम्हें पढ़ना नहीं है। ओके मैं तो इमोशंस में आ गया, सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी मैंने, तुम्हें सिर्फ इतना देखना था। अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स वन वे स्क्रीन, ठीक है। फिर यहाँ पे आए तुम, ये देखा क्या, अच्छा अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है तो क्या होगा, है ना। हाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड की मॉलिक्यूल करते क्या है, ये फर्स्ट पैराग्राफ। कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बढ़ गए तो क्या होगा, सेकंड पैराग्राफ। फिर टेम्परेचर कैसे रिलेट होता है अर्थ के सरफेस पे और ऊपर या नीचे जाओगे तो, एंड देन द मैथमेटिकल मॉडल। ओके क्या है वो मैथमेटिकल मॉडल और क्या वो प्रिडिक्ट कर रहा है, ठीक है। सो सिंपल में एक 2 to 3 minutes एंड रीड दिस पैसेज क्विकली। ओके वो कैसे करना है, बस थोड़ी थोड़ी चीजें, जैसे जो चीजें तुम्हें पढ़नी है वही देखो, है ना। सो इसमें मैंने क्या किया, ज्यादा रीडिंग रूल्स अप्लाई नहीं किए। क्यों नहीं किए, रीडिंग रूल्स तो अप्लाई करने चाहिए ना, क्योंकि ये पैसेज इजी है, बहुत ही टेक्निकल पैसेज है। जैसे कुछ फिलोसफी साइकोलॉजी पे बेस्ड नहीं है क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना। तो ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स ये चीजें तो मुझे समझ में आती है, ठीक क्योंकि ये चीज तो हमने स्कूल में पढ़ी है, तो ये बेसिक्स तो पता ही होना चाहिए ना। तो ये काफी टेक्निकल पैसेज था, यहाँ पे रीडिंग रूल्स अप्लाई करने की ज्यादा जरूरत पड़ी नहीं है ना, क्योंकि सीधे सीधे चीजें समझ में आ रही थी कि वहां पे क्या बोला गया है।
ओके, बट मेक श्योर यू रीड दिस क्विकली, ओके, ज्यादा चीजों पे स्ट्रेस मत करो, जहां पे तुम्हें लग रहा है नहीं इतना जरूरत नहीं है उसको निकाल दो, है ना। हाँ, तो ठीक है, मैप भी बन गया, हाँ, मैंने पैसेज पढ़ भी लिया, हाँ, ज्यादा रीडिंग रूल्स अप्लाई नहीं किए क्योंकि मुझे पैसेज वैसे ही समझ चुका था, बहुत ही इजी था, ठीक है। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन पे। तो अभी मैं देखूंगा, पहले तो क्वेश्चन देखते ही समझ में आना चाहिए कि कौन सी टाइप का क्वेश्चन है ना। प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज, अपनी नोट्स में जाओ, ये कीवर्ड जब भी दिखता है प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज तो क्या याद आता है, कौन सी टाइप का क्वेश्चन है, मेन थीम बेस्ड क्वेश्चन ना। तो ये मेन थीम बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। मेन थीम बेस्ड क्वेश्चन है तो पहली चीजें क्या याद आनी चाहिए, क्या इसमें ना तुम्हें एक पैराग्राफ के बारे में नहीं सोचना, ओवरऑल वो पूरे पैसेज में क्या बोल रहा है, ओवरऑल पूरे पैसेज का थीम क्या है वो चीज देखना है ना। हाँ, तो देखते हैं अभी इसके लिए हमारा चीट कोड क्या था, जब भी 4 पैराग्राफ का होगा तो क्या होगा, कहां पे आंसर मिलेगा, फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट लाइन ये वाला, या तो फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट लाइन ये वाला, या तो सेकेंड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन ये वाला, या तो सेकेंड पैराग्राफ सेकेंड पैराग्राफ का लास्ट लाइन विच इज सोसाइटी तक हुआ था ना। हाँ ठीक है, ये तो ये भी बोल सकते हो, सेकेंड पैराग्राफ का लास्ट लाइन पूरा ये वाला, है ना। सो ऐसे तुम ये चीज के बारे में सोच सकते हो, या तो लास्ट पैराग्राफ लास्ट लाइन विच इज ये वाला, राइट। तो अगर तुम्हें ये पैसेज समझ में ही नहीं आया, यार क्या कार्बन डाइऑक्साइड, क्या वन वे स्क्रीन, क्या ऑब्जॉर्ब करते हैं, क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, है ना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये सारी चीजें देख लो, ओके। तो अभी देखो इससे क्या पता चलता है तुम्हें, इससे क्या पता चल रहा है, फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट लाइन बोला कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वन वे स्क्रीन है, हाँ मॉलिक्यूल, फिर पोटेंशियल प्रॉब्लम है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, अच्छा, फिर यहाँ पे क्या बोला था, द सरफेस टेम्परेचर वुड बी लोअर देन द ओशंस माइट बी, ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल नहीं रहा तो टेम्परेचर बहुत लो हो जाएगा, हाँ, बट ज्यादा रहा तो भी प्रॉब्लम होगा, हाँ देखो इन सबको कनेक्ट करो, फर्स्ट लास्ट, कुड द इंक्रीज in the average temperature because of the increase in the molecule of carbon dioxide have a serious consequence on human society, हो गया ये, समझ गए आप। तो तुमने ज्यादा पढ़ा ही नहीं है, तुमने सीधा सीधा मेन थीम क्वेश्चन देखा, तुमने इसका फर्स्ट लाइन देखा, लास्ट लाइन देखा, फर्स्ट लाइन देखा, लास्ट लाइन देखा, समझ में ये आ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल करते क्या है, वो कम हो गए तो क्या होगा, ज्यादा हो गए तो क्या होगा, और वो कैसे हमारे लिए एक थ्रेट है, उनका कम या ज्यादा होना, है ना। हाँ, वो हमें कैसे अफेक्ट करेगा, बस। फिर लास्ट में देख लो, more solar radiation would be then absorbed leading to a further increase in the temperature, वो ये बोल रहा है ना, ये जो चीज बोला था वो ये बोल रहा है। तो अभी वो चीज देखो, तो अगर तुमने ये पूरा पैसेज नहीं भी पढ़ा है, वो बोल रहा हूँ, तुमने अगर ये पूरा पैसेज नहीं भी पढ़ा है, वो तो मैंने तुम्हें पढ़ा के अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, बट इन केस तुमने नहीं पढ़ा है ना, तो बस इतना देखो, फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट लाइन, फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट लाइन, सेकंड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन, सेकंड पैराग्राफ लास्ट लाइन, और लगा तो लास्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन, है ना। मेन थीम बेस्ड क्वेश्चन का तो आंसर यहीं से आएगा। तो अभी देख लो क्या बोल रहा है, warns the danger of continued burning of fossil fuels, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है ना, सब लाइन वही बोल रहा है। फिर डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, हो सकता है ना, वही तो बोल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ गया तो क्या होगा ना, वही तो बोल रहा है, करेक्ट। एक्सप्लेन हाउ कांस्टेंट टेम्परेचर इज मेंटेन ऑन द अर्थ सरफेस, नहीं पूरा पैसेज थोड़ी अर्थ के सरफेस टेम्परेचर की बात कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं, तो गया। Describe the ways in which the various atmospheric and climatic condition contribute to earth weather, नहीं क्या एटमॉस्फेरिक और क्लाइमेटिक कंडीशन, वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा है और कुछ भी नहीं है ना। सो अगर समझो मुझे ये पैसेज थोड़ा भी नहीं समझा है ना, स्टिल मेरा आंसर आएगा, वही मैं चाहता हूं तुम ये ट्रिक सीखो, क्योंकि ये पैसेज इजी है, बट कुछ पैसेज होगा जो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि चल क्या रहा है, बोल क्या रहा है। तो बस ये देखना है, फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट लाइन, फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट लाइन, सेकंड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन, सेकंड पैराग्राफ लास्ट लाइन, लास्ट पैराग्राफ लास्ट लाइन, इधर से जो तुम्हें आइडिया हो रहा है ना, हाँ वही है तुम्हारा आंसर ऑफ मेन थीम क्वेश्चन। तो उस वक्त में मैं हवा में बात कर रहा था ना कि ऐसे ऐसे होगा, अभी तुम्हें समझ में आ रहा है, गेटिंग इट, हाँ वैसे। तो ये तो क्लियर था काफी, ओके। अभी इससे ज्यादा तुम्हें और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस बहुत इजी है, एक ही ऑप्शन है जो कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे है ना, तो श्योरली आंसर भी है, आई कैन पुट अ मनी ऑन दिस ना, ओके, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे, ओके। सो डन, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अभी पहले तो कौन से टाइप का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ द सोलर एनर्जी दैट रीचेस द अर्थ इज, तो ये क्या है, क्लियरली क्या है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन है ना। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, अरे पैसेज में जाओ, देखो किधर लिखा है, ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ द सोलर एनर्जी दैट रीचेस द अर्थ इज व्हाट। अभी मुझे देखो, अगर ये चीज याद है ना, मेरे को पैसेज समझ गया है, तो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूँ। किधर होता है सबसे ज्यादा, अभी जो सन से एनर्जी आता है ना, हाँ उसका हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी कहां होता है, वही बोल रहे थे, ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ द सोलर एनर्जी दैट रीचेस द अर्थ इज
सोलर एनर्जी, सन का जो एनर्जी है, हाँ वो अर्थ पे आ रहा है, हाँ वो जो सन का एनर्जी होता है ना वो सबसे ज्यादा किधर होता है, ओके वो चीज। तो अगर तुमने पैसेज अच्छे से पढ़ा है तो वैसे ही आंसर आ जाएगा। कहां पे होता है ये, अब्सॉर्ब्ड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, नो अब्सॉर्ब्ड बाय द, नहीं ये भी नहीं। देखो अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, मुझे तो अभी आंसर पता चल गया है क्योंकि मुझे पैसेज अच्छे से समझा है। इन केस तुम्हें पैसेज अच्छे से नहीं समझा है तो देखो ये किधर मिल रहा है, किधर देखा था हमने, ऑल्दो द मॉलिक्यूल्स, सी मोस्ट ऑफ द, यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ओके क्या दिख रहा है, where most of the energy of the sunlight is concentrated, where, कहां कहां कहां, visible wavelength. Although these molecules allow the radiation of visible wavelength जहां पे most of the energy of the sunlight is concentrated. तो डेटाबेस क्वेश्चन का रूल क्या था, जो भी तुम्हें डेटा दिया है कि ये लाइन का मतलब क्या है, ये वर्ड का मतलब क्या है, ये लाइन ऑथर ने क्यों मेंशन किया था, तो क्या करना है, वो लाइन के एक लाइन पहले जो लाइन दिया है वो पढ़ना है, वो लाइन के एक लाइन बाद में जो लाइन दी है वो पढ़ना है, और फिर तुम्हें समझ जाएगा। तो पढ़ लिया ना मैंने, मोस्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ द सनलाइट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द विजिबल वेवलेंथ, मतलब ये जो आ रहा है ना, ये विजिबल वेवलेंथ जो बताया था ना मैंने, हाँ सबसे ज्यादा जो सनलाइट का एनर्जी होता है, ओके जो अर्थ के सरफेस पे रीच करता है वो विजिबल वेवलेंथ में होता है, ओके सो किधर है, कॉन्सेंट्रेटेड एट द विजिबल वेवलेंथ, ओके। अगर तो तुम्हें समझा भी नहीं है ना इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल क्या है, वाटर वेपर क्या है, चलेगा, तुम्हें कुछ भी नहीं समझाना तो भी चलेगा। क्या व्हाट, मैंने तो तुम्हें पूरा टेक्निकल ज्योग्राफी का जैसे एक टीचर पढ़ाता है वैसे पढ़ा दिया है ना, बट मैं अज्यूम ये कर रहा हूं तुमको ये सब नहीं पता है ना। अभी मैं तो एक टॉपिक ले रहा हूं, ऐसा 100 टॉपिक है, 100 टॉपिक थोड़ी मैं पढ़ा सकता हूं, बट ऐसा कुछ टॉपिक आ गया जो तुम्हें समझा ही नहीं है फिर भी तुम्हें इसका आंसर पता है, गेटिंग इट। वैसे ऐसे डेटाबेस क्वेश्चन को हैंडल करना है, तो जो चीज बोला है वो चीज पे जाओ, ये किधर पढ़ा था मैंने, हाँ इसमें ये चीज दिया था, हाँ 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 मिल गया, ये तो कॉपी पेस्ट है, ओके सो अगर मुझे कुछ नहीं समझा तो भी मैं आंसर कर सकता हूं, अगर मुझे कुछ नहीं समझा तो भी मैं आंसर कर सकता हूं, बस यही चीज सीखो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि तुम्हें पैसेज समझेगा, ये तो इजी है समझ में आ रहा है ना, बाकी के नहीं समझेगी, तो ये ट्रिक हमें यूज करना है, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन नाउ, अब क्या दिया है और, सो अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ठीक है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड परफॉर्म्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो अगेन ये क्या है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन है ना, क्लियरली ये भी डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। क्या देखो तुम पैसेज में देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या क्या कर रहा है और इनमें से कौन सा चीज कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कर रहा है ना, तो इसके लिए अब मैं बार बार, क्योंकि ये ना ये ऐसा एक लाइन वाला नहीं है, क्योंकि कुछ फंक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कुछ पैराग्राफ में दिया है, फिर कुछ फंक्शन कुछ पैराग्राफ में दिया है ना, तो वो सारी चीजें तो अभी मुझे तो याद हो जानी चाहिए, वो देखते पहले, अगर नहीं याद होती है तो तुम पैसेज पे फिर से जा सकते हो। तो ऑप्शन एलिमिनेट करो, अब्सॉर्बिंग, पहले क्या दिया है, अब्सॉर्बिंग रेडिएशंस एट विजिबल वेवलेंथ, नहीं 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 यही आंसर है। क्या बोल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड परफॉर्म्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, सी वो इंफ्रारेड रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करता है, हाँ इंफ्रारेड रेडिएशन क्या होता है, वो जो अर्थ से रिफ्लेक्ट हुआ है ना, हाँ उसको तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्व करता ही है, हाँ राइट ना, तो वो तो है। फिर अब्सॉर्बिंग आउटगोइंग रेडिएशंस फ्रॉम द अर्थ, हाँ ऑब्जॉर्व करता है बट इतना नहीं करता है ना, नहीं इतना नहीं, बहुत ज्यादा कर लेता है ना, वही तो है, करेक्ट करेक्ट है, उल्टा बोल रहा था मैं। तो अब्सॉर्बिंग रेडिएशंस फ्रॉम दी अर्थ, हाँ हाँ हो गया, अब्सॉर्ब कर देता है, वो बहुत ज्यादा कर देता है अब्सॉर्ब, तो उसकी वजह से ही वो जो हीट है ना वो अर्थ पे ही रिटेन्ड रहता है ना, वो तो हमने पढ़ा था, वो स्पेस में नहीं जाता है, इसीलिए अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, हाँ। सो अब्सॉर्बिंग आउटगोइंग रेडिएशन फ्रॉम दी अर्थ वो भी करता है, अब्सॉर्बिंग इंफ्रारेड रेडिएशन, अरे वही ये जो आउटगोइंग है इनको ही बोलते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन, हाँ तो ठीक है। हेल्पिंग टू रिटेन हीट नियर द अर्थ सरफेस, हाँ देखो ये दोनों तो तुम्हें क्लियरली पता होगा है ना, क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीट को अर्थ से जो रिफ्लेक्ट होता है उसको अब्सॉर्ब कर देता है, स्पेस में जाने नहीं देता है, इसलिए अर्थ का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है या बढ़ जाएगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया एटमॉस्फेयर में फिर वो ज्यादा अब्सॉर्ब करेगा और ज्यादा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना, हाँ वही चीज है। तो अब्सॉर्बिंग द आउटगोइंग रेडिएशन, यस, हेल्प टू रिटेन द हीट नियर द अर्थ सरफेस, यस, ओके। अब्सॉर्बिंग द इंफ्रारेड, अभी तुम्हें सिर्फ इसमें ये पता होना चाहिए था कि इसी को है ना, इसी को बोलते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन, हाँ तो ये भी हो जाता, तो फिर ये आंसर हो गया ना, अब्सॉर्बिंग रेडिएशन एट विजिबल वेवलेंथ, ये नहीं करता है, क्यों, क्योंकि देखो उनको क्या करता है, वो पहली पैराग्राफ में दिया था ये क्या क्या करता है वो, ऑल्दो दीज मॉलिक्यूल्स रेडिएट, हाँ दे नॉट अब्सॉर्ब, दे रेडिएट, ओके, ऑल्दो दीज मॉलिक्यूल्स रेडिएट एट विजिबल वेवलेंथ, ऑल्दो दीज मॉलिक्यूल्स अलाउ रेडिएशन एट विजिबल वेवलेंथ, हाँ
अलाउ रेडिएशन एट विजिबल वेवलेंथ। ओके, सो क्या कर रहा है वो, विजिबल वेवलेंथ वाला जो रेडिएशन है ना उसको तो वो अलाउ करता है, उसको तो वो आने देता है, ऐसे येलो वाला देखो, उसको तो वो आने देता है, उसको ऑब्जॉर्ब नहीं करता है, उसको आने देता है ना। हाँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको आने देता है, बट क्या करता है फिर वो अर्थ से जो इंफ्रारेड रेडिएशन जा रहा है ना उसको ऑब्जॉर्ब कर लेता है। गेटिंग इट? हाँ, उसकी वजह से तो अर्थ पे जो आ रहा है ना उसको आने देता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अर्थ फिर ऑब्जॉर्ब करता है और फिर वो री रेडिएट करता है, बट जो भी री रेडिएट हो रहा है ना उसको वो ऑब्जॉर्ब कर लेता है। तो ऑब्जॉर्ब किसको करता है? इंफ्रारेड रेडिएशन ना। सो ये बोल रहा है। So although these molecules allow radiation at visible wavelength where most of the sunlight is concentrated to pass through, देखो ये जो विजिबल वेवलेंथ वाला है ना उसको वो पास करने के लिए अलाउ करता है। ओके, ऑब्जॉर्ब किसको करता है? लॉन्गर वेवलेंथ, जिसी को हम बोलते हैं इंफ्रारेड एमिशंस रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ओके, रेडिएशन जो अदरवाइज स्पेस में चला जाता है। तो इसी से समझ गया ना क्या, इंफ्रारेड रेडिएशंस को वो ऑब्जॉर्ब करता है ना। तो और ये जो विजिबल वेवलेंथ है उसको तो पास करता है, उसको पास करता है। ठीक है ठीक है, तो चला जा, तो सन से आ रहा है डायरेक्टली अर्थ पे आ रहा है ना, हाँ, तो वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इट अब्सॉर्ब्स द रेडिएशन ऑफ विजिबल वेवलेंथ। नहीं, इट अलाउस टू, अब्सॉर्ब नहीं, अलाउस टू पास थ्रू ना, उसको तो पास थ्रू करने के लिए अलाउ करता है। तो इसके लिए भी कोई दिमाग लगा क्या? नहीं लगा। अगर तुम पैसेज को ऊपर नीचे फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ लेते तो तुम्हें समझ जाता, इतना सारा टेक्निकलिटीज नहीं पता होता तो भी तुम्हें समझ जाता है ना। तो इसीलिए अगेन ये वाला डेटाबेस क्वेश्चन बहुत ईजी है, फर्स्ट पैराग्राफ से इसका आंसर आ जा रहा है। ओके, यही चीज तुम्हें सीखना है। क्या डेटाबेस क्वेश्चन, एज आई सेड व्हाइल आई वाज एक्सप्लेनिंग यू द टाइप ऑफ क्वेश्चन, या सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आते हैं? डेटा बेस्ड क्वेश्चन, ये वाले होते हैं। तो इसको मिस मत करो, क्योंकि इसमें अगर तुम्हें पैसेज नहीं भी समझा बट तुम्हें पता है ना वो पैराग्राफ में कहां पर ये डेटा की बात हो रही है, तो अगर तुम वो डेटा के पास चले गए ना, तो मुझे पता है कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल का फंक्शन की बात कहां हो रही थी? फर्स्ट पैरा, है ना। तो अगर मैं वहां पे चला गया और वहां पे आगे पीछे देख लिया तो बाकी के ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दूंगा, सीधा सीधा यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ही आंसर आ जाए। ओके, सो अगर कुछ नहीं भी समझा ना फिर भी ये वाला 17th वाला क्वेश्चन भी मैं आंसर कर सकता हूँ, ये वही तुम्हें समझना है। व्हाट नेक्स्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ऑथर एटीट्यूड। देखो अभी पहले तो मुझे ये बताओ कौन से टाइप का क्वेश्चन है? एटीट्यूड, ऑथर का एटीट्यूड पूछ रहा है, ऑथर का इमोशन पूछ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? टोन बेस्ड क्वेश्चन, है ना। तो अभी वो मुझे पूछ रहा है बता ऑथर का टोन तुम्हें कैसे लगा, है ना। तो ऑथर का इमोशंस क्या था, उसके लिए हमें क्या देखने थे? एडजेक्टिव्स। ओके, एडजेक्टिव्स फॉर द नाउन दैट आर बीइंग यूज्ड। ओके, बट यहाँ पे तो ज्यादा नाउन है नहीं, है ना। तो अभी समझो कि क्या होता है, अभी हम ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ऑथर्स इमोशन टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है ना और उसकी वजह से जो इफेक्ट आएगा ना उसका हम पे, तो ऑथर का एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट थिंग क्या है वो बताओ, ऑथर का इमोशन क्या है ना। तो इनक्रेडुलस, ठीक है। देखो ये देखो, कंप्लीटली डिटैच्ड, इसको हम क्या बोलते हैं? हमने पढ़ा था ना पहले, ये नहीं होगा, क्यों? रिडंडेंसी। अरे डिटैच किया, है ना। तो कंप्लीटली डिटैच क्या होता है? डिटैच तो डिटैच होता है ना, अभी इसको तोड़ दिया मैंने तो डिटैच हो गया ना। कंप्लीटली डिटैच क्या होता है ना। डिटैच का मीनिंग ही होता है यू आर सेपरेटिंग टू थिंग्स, राइट। सो कंप्लीटली क्या होता है? रिडंडेंसी। तो पैसे ये आंसर नहीं है ना। फिर एंग्री येट रिजाइन, ठीक है। फिर क्या? ऑब्जेक्टिव येट कंसर्न। अभी देखो मैंने ना जब तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा था मैं बताया था दो टाइप का देयर आर इमोशंस। द इमोशंस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज, वन इज ऑब्जेक्टिव, वन इज सब्जेक्टिव। ओके, सब्जेक्टिव में क्या हो जाता है? ऑथर जो है ना बहुत इमोशनल हो जाता है कि नहीं ये बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है वैसे, इमोशंस दिख के आते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? वो ऑथर जो है ना सिर्फ फैक्ट्स रखता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम, ओके, उसमें तुम्हें लिखना होता है कि अपने इमोशंस डालने होते हैं कि नहीं तुम जो एग्जाम लिख रहे हो दैट्स एन ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम, नॉट सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव होता तो तुम अपना इमोशंस पेपर में एक एक चीज लिखते हैं, ये लाइन उसके बाद ये इमोशन जो तुम स्कूल तक लिखते आए हो ना, वैसे वो होता है सब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम। ऑब्जेक्टिव मींस एक क्वेश्चन दिया है उसके चार ऑप्शन दिए, चारों में से एक ऑप्शन मार्क करो, दैट इज ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन द फैक्ट्स। ओके, सो वैसे तो हाँ ये तो मुझे लग रहा है कि वो बेस्ड ऑन द फैक्ट्स बात कर रहा है ना, येट कंसर्न, वो कंसर्न्ड है। वो ऑब्जेक्टिविटी में बात कैसे कर रहा है? बोल रहा है देखो कार्बन डाइऑक्साइड है इतना बढ़ गया तो इतना होगा, अर्थ का सरफेस का टेम्परेचर इतना होता है ना। अगर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मैथमेटिकल मॉडल दे रहा है क्या कार्बन डाइऑक्साइड अगर इतना हो गया तो इतना होगा। तो ऑब्जेक्ट फैक्ट्स को लेके बात कर रहा है ना, वो इमोशनल हुआ क्या? वो नहीं, वो फैक्ट्स को लेके बात कर रहा है, बट फिर भी वो कंसर्न है। देखो अगर ऐसे बढ़ गया ना तो ये तो प्रॉब्लम है ना। तो ये
कंप्लीटली लग रहा है। अभी देखो इनक्रेडुलस तुम बोलोगे क्यों नहीं, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टोन है, ये सब हम देख चुके हैं पहले, स्ट्रॉन्ग टोन। इनक्रेडुलस, इनक्रेडुलस नहीं, उसको किसी चीज पे भरोसा नहीं, वो भरोसा ही नहीं करता है, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, फिर तो उसका टोन ही अलग होता। आई डोंट बिलीव इन ह्यूमन, दे जस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दे विल डिस्ट्रॉय देमसेल्व्स, ये होता है इनक्रेडुलस ना। बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग टोन हो गया है इनक्रेडुलस, वो किसी चीज पे भरोसा नहीं करता, नहीं 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 वैसा तो नहीं है ना। तो ये गया स्ट्रॉन्ग टोन से, ये गया रिडंडेंसी से। अभी एंग्री तो वो लग नहीं रहा है कहां से, ओके कभी देखो, अभी वो प्रॉब्लम तो तुम्हें बता रहा है ना, वो प्रॉब्लम तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा है ना, बट उसका एक कंसर्न है, वो गुस्सा नहीं है कि ये लोग तो ऐसे ही है ना, उस ऐसे कोई मेरे को एडजेक्टिव्स मिल नहीं रहे कि वो लोगों पे गुस्सा है, कभी उसने ऐसी बात ही नहीं की है वो लोगों पे गुस्सा है, वो तो बता रहा है देखो ये फैक्ट्स है और आई एम कंसर्न, ये बढ़ गया तो क्या होगा, है ना, गुस्सा कहीं नहीं है ना, किसी को कुछ बोल नहीं रहा है, गवर्नमेंट को नहीं बोल रहा है, लोगों को नहीं बोल रहा है ना, तो गुस्सा नहीं हो, किसी पे गुस्सा नहीं, और ऐसा कोई एडजेक्टिव नहीं है जो मुझे एंग्री दिखा रहा है, तो वैसे ये भी है। तो इससे मुझे पता चलता है आंसर इज सी। तो ए और बी तो वैसे ही निकल गया था मेरे रूल से, सी और डी बचा था, डी क्लियरली आंसर नहीं है क्योंकि ऐसा कोई एडजेक्टिव नहीं है जो दिखा रहा है कि वो एंग्री है ना, तो बचा है फिर सी। हाँ वो मुझे लग भी रहा है, ऑब्जेक्टिव मतलब फैक्ट्स दिखा रहा है सब, हाँ कंसर्न है, हाँ है कंसर्न, अरे बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, है ना, तो ऑब्जेक्टिव येट कंसर्न। So that is my answer to this question. That is option number C. Okay, so understand this well. या कैसे मैंने अभी ये टोन बेस्ड क्वेश्चन को टैकल किया। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। What next? It can be concluded from the information contained in the passage that the average temperature at an altitude of 1 kilometer above the earth is. तो क्या ये क्लियरली क्या ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन। हाँ तो डेटा जाओ देखो किधर दिया, देखो कितने क्वेश्चन डेटा बेस्ड है, 17 डेटा बेस्ड है, 19 डेटा बेस्ड है, ओके देन तुम्हारा 16 डेटा बेस्ड था, 3 क्वेश्चन तो वैसे ही डेटाबेस हो गए, एज आई सेड इसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो क्या बोला है अभी, एवरेज टेम्परेचर किधर, अर्थ पे नहीं, अर्थ के 1 किलोमीटर के ऊपर। तो अभी देखो ना अर्थ पे एवरेज टेम्परेचर कितना दिया, ऐसा कुछ पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा याद है मुझे, पढ़ा था, किधर पढ़ा था, इधर पढ़ा था, देखो दिख रहा है यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस। तो बाकी सब में रब कर देता हूं। अभी क्या बोला है, दी अर्थ सरफेस, ओके वेयर द एवरेज टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेल्सियस, नहीं उसने बोला अर्थ के सरफेस पे नहीं, अर्थ के सरफेस के 1 किलोमीटर ऊपर एवरेज टेम्परेचर कितना होगा। तो यहां पे लिखा है क्या, द टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर अप्रोचिंग द अर्थ सरफेस। तो अर्थ के सरफेस पे आओगे ना, ऊपर से लेके नीचे तक, हाँ तो अर्थ के सरफेस पे हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस, हाँ बट जैसे तुम नीचे आओगे ऊपर से नीचे, तो क्या होता है ये टेम्परेचर बढ़ता है ना, हाँ बढ़ता है। तो -18 था कहीं पे यहाँ पे, तो फिर हो गया -12, ओके फिर हो गया -6, ओके फिर हो गया 0, फिर हो गया 6, फिर हो गया 12, ऐसे बढ़ रहा है ना, हाँ। तो अगर मैं यहां से यहाँ पे जा रहा हूं तो मुझे क्या करना होगा, माइनस करना होगा ना, देखो 12 से 6 जा रहा हूं, हाँ तो क्या करना होगा 12 - 6, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जा रहे हो तो क्या करोगे, ऐड करते जाओगे कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, बट नीचे से ऊपर जा रहे हो तो, नीचे से ऊपर जा रहे हो तो क्या होगा टेम्परेचर का, माइनस करोगे ना, हाँ। तो अगर यहाँ पे 12 था तो क्या होगा 6, फिर 6 - 6 0, फिर 0 - 6 -6, वैसे ही यहाँ पे 15 है, हाँ तो अभी टेम्परेचर क्या होगा, यहां से यहाँ पे तो बढ़ रहा है, बट यहां से यहाँ पे क्या होगा, कम होगा ना, करेक्ट। तो ऊपर से नीचे बढ़ रहा है बट नीचे से ऊपर कम होगा, हाँ तो ये क्या हो गया 15 - 6 मतलब क्या होगा, 1 किलोमीटर बोला है ना, पर किलोमीटर पे 6 डिग्री से टेम्परेचर क्या है, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, नीचे से ऊपर जा रहे हो ना, हाँ। तो अर्थ सरफेस पे अगर 15 है तो अर्थ सरफेस के 1 किलोमीटर ऊपर वो और 6 डिग्री से कम हो जाएगा, हाँ। तो 15 - 6 करो कितना होता है 9 डिग्री सेल्सियस। वही तुम्हें सीखना है, ओके तो बस वही देखना है, सीखना क्या है इसमें, डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, तो वही देखना था कि अरे अर्थ के सरफेस के ऊपर जाऊंगा तो टेम्परेचर तो कम होगा, हाँ कितने से कम होगा 6 डिग्री से, हाँ तो अर्थ के सरफेस पे कितना है 15, हाँ तो 1 किलोमीटर ऊपर जाओ उसके तो कितना होगा 15 - 6 9 डिग्री सेल्सियस, ओके। सो क्लियरली अ डेटा बेस्ड क्वेश्चन दैट कैन बी आंसर्ड वंस यू हैड अंडरस्टूड कि वहां पे डेटा क्या दिया है ना। तो अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट शुड नॉट बी मिस्ड। अगर तुम्हें पैसेज बिल्कुल भी नहीं समझा है फिर भी ये चीज तो समझेगा ही ना, अरे ये तो लॉजिक है, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओ तो टेम्परेचर तो कम होगा, हाँ और वो वहां पे लिखा भी है, हाँ सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, हाँ तो बस फिर 15 - 6 कर दो तो 9 आ जाएगा, ओके। सो अगर तुम्हें कुछ भी नहीं समझा होता फिर भी देखो सब आंसर हो रहे हैं, अगर तुम्हें पैसेज नहीं भी समझ रहा है यही होगा आगे तुम्हारे साथ, काफी पैसेज तुम्हें कुछ नहीं समझने वाले, ओके। तो सीधा सीधा ये रूल्स अप्लाई करो और इसका आंसर निकालो, है ना। अगर जो मैंने एक्सप्लेन किया वैसे तुम्हें पैसेज समझ गया फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना, फिर तो देयर इज अ गुड थिंग, क्या प्रॉब्लम है ना, कुछ रूल्स के अप्लाई करने वैसे ही आंसर आ जाएगी। बट अगर तुम्हें कुछ नहीं समझा फिर भी देखो काफी आंसर्स आ जा रहे, ऑलमोस्ट सभी आंसर आ गए। नेक्स्ट व्हाट कैन बी इन्फर्ड, तो
कौन से टाइप का क्वेश्चन है, सीधा सीधा दिख रहा है ना, इनफर, तो ये क्या बन गया मेरा, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन। इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन में क्या करना होता है, रीड बिटवीन द लाइन है। इसका चीट कोड क्या है, डायरेक्टली जो जो पैसेज में दिया है वो मत उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट करो, रीड बिटवीन द लाइन्स, है ना, तो जो ऑथर बोल रहा है। चलो, तो अभी हमने पैसेज तो पढ़ा ही है, उसमें क्या बोल रहा है अभी ये, इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मैथमेटिकल मॉडल, ये कहाँ पे है, पूरा के पूरा फोर्थ पैरा में, तो अब मैं फोर्थ पैरा में जाऊंगा। The construction of the mathematical model mentioned in the passage involve the formulation of which of the following। देखो अभी मुझे ना मैथमेटिकल मॉडल में याद था, मेरा मैप देखता हूं मैं, मैथमेटिकल मॉडल में उसने क्या बोला था, कार्बन डाइऑक्साइड खाली बढ़ रहा है, अज्यूम दैट बाकी सब सेम रह रहे हैं, है ना, वाटर वेपर वगैरह, हाँ, तो ये जो भी मैं बोल रहा हूं वो चीज होगा, या कार्बन डाइऑक्साइड अगर जितना भी अभी है वो डबल हो गया तो अर्थ का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा, विद द अजम्पशन दैट सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, बाकी सारे जो फैक्टर्स है वो कांस्टेंट रह रहे हैं ना। हाँ, तो वो चीज तो मुझे याद था क्योंकि मैंने उसका एक मैप बना के रखा है। तो अभी मैं देखता हूं उससे मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या, तो मैथमेटिकल जो मॉडल बनाया था ना, हम मेंशन इन द पैसेज इन्वॉल्व द फॉर्मुलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, क्या था उसका, एन अजम्पशन दैट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एडेड इन द एटमॉस्फेयर वुड इन रियलिटी स्टेडीली इंक्रीज, ठीक है, देखते, सी, वो बोल रहा है जो मैथमेटिकल मॉडल है उसका ये अजम्पशन था क्या, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्टेडीली इंक्रीज होगा, वो तो था, बट और भी ये था ना कि बाकी सारी चीजें जो है वो कांस्टेंट रहेगी और कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा, वो था ना। हाँ, तो ठीक है, फिर और देखते, बाकी का देखते, अभी ये एलिमिनेट नहीं कर पा रहा हूं, बाकी देखते कोई अच्छा है क्या। एन अजम्पशन दैट द ह्यूमन एक्टिविटीज आर द ओनली एजेंसी बाय विच, नहीं, ये तो कभी उसने बोला ही नहीं है, ये ह्यूमन एक्टिविटीज आर द ओनली एजेंसी, ऐसे थोड़ी बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज से ऐड हो रहा है, नहीं, ऐसा कुछ बोले नहीं, ओके, और ऐसा कुछ इम्प्लिसिट भी नहीं, तो गया। अजम्पशन दैट द सोशल एंड पॉलिटिकल, ये सब कहां से आया, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस सब बात किया क्या उसने, गवर्नमेंट का ये है, सोसाइटी के बारे में ये है, तो कार्बन डाइऑक्साइड पे, ये सब तो मैथमेटिकल मॉडल में आया ही नहीं, है ना, तो गया ये भी, बिल्कुल आउट ऑफ स्कोप है। assumption that the physical condition that are likely to prevail during the period, हाँ, यही तो हमें पता था, है ना, कि कार्बन डाइऑक्साइड वो जो मैथमेटिकल मॉडल है उसमें डबल हो जाएगा, बट बाकी का सारा कंडीशन सेम रहेगा, तो ये चीज होगा ना, वही वो बोल रहा है। वो जो मैथमेटिकल मॉडल उसने बनाया था ना, उसमें क्या, व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम दैट, assumption about the physical condition that are likely to prevail during the period which the model is being made, ना, हाँ, वही वो बोल रहा है, तो बाकी सारा कंडीशन सेम रहेगा, वो उसने assumption लिया ना, वही चीज। बाकी assumption that the amount of carbon dioxide would steadily increase, नहीं ना, हाँ, ये क्लोज नहीं है, क्लोज ये है कि बाकी सारा जो है मेरा सेम रहेगा, हाँ, अदर कंडीशन, फिजिकल कंडीशन जो भी है, ह्यूमिडिटी वगैरह वो बात कर रहा था, आर लाइकली टू प्रिवेल, प्रिवेल मीन जैसे पहले था वो उतना ही है ना, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, ड्यूरिंग द पीरियड विच द मॉडल इज बीइंग मेड, हाँ, तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, क्योंकि बाकी का अगर इंक्रीज डिक्रीज हुआ तो वो फिर हीट पे अफेक्ट करेगा ना, हाँ, तो वो बोल रहा है बाकी सब सेम, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से इतना हो रहा है, राइट, सो क्लियरली ये आंसर है। तो अगर तुम्हें फोर्थ पैराग्राफ पे मॉडल वो कैसे बना रहा है वो भी थोड़ा समझ गया होता तो क्लियरली इस पे आंसर आ गया होता। दिस वाज समथिंग दैट ही वाज ट्राइंग टू से बिटवीन द लाइंस, है ना, उसने ह्यूमिडिटी बोला, देखो उसने ऐसे नहीं बोला फिजिकल कंडीशन वुड प्रिवेल, तो कहीं वर्ड यहाँ पे यूज नहीं हुआ, उसने बोला ह्यूमिडिटी जो है वो अफेक्ट करता है ना, हाँ, तो अर्थ आइस जो है ना, आइस, हाँ, आइस का मेल्टिंग वो अफेक्ट करता है, तो वो है सारा फिजिकल कंडीशंस, है ना, तो वो मेरा रीडिंग बिटवीन द लाइंस था, ह्यूमिडिटी एक फिजिकल कंडीशन है, आइस का मेल्ट हो जा रहा है तो फिर रिफ्लेक्शन कम हो रहा है ना, हाँ, आइस रहा तो फटक से रिफ्लेक्ट कर देगा ना वो, बट आइस नहीं है, हाँ, तो वो भी एक फिजिकल कंडीशन, तो वो सारी चीजें, हाँ, वो उसी के बारे में बात कर, गेटिंग इट, हाँ, वैसे तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए, ठीक है, सो ये भी क्लियर है, राइट, सो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन भी हमने यहाँ से टैकल कर दिया, ये थोड़ा चैलेंजिंग था बट वो लास्ट पैराग्राफ समझ गया तो ये भी अच्छे से हो जाएगा। ओके, व्हाट नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द लास्ट 100 years, क्या है ये, क्लियरली डेटा बेस्ड क्वेश्चन, है ना, हाँ, तो देखो ना कहाँ पे दिया है उसने ये लास्ट 100 years, ओके, वहां पे जाओ और देखो क्या क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द लास्ट 100 years। अभी मैं क्या करता हूँ, बिना वहां पे जाए पहले इलॉजिकल ऑप्शंस को निकाल लेता हूँ, क्या फॉसिल फ्यूल्स वर बर्न्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, नहीं ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द लास्ट 100 years, चलो चले ही जाते हैं अभी वहां पे, तो क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द लास्ट 100 years, यहाँ पे दिया था ना, देखो लास्ट 100 years डेटा बेस्ड क्वेश्चन है ना, तो जहां पे वो डेटा है वहां पे जाओ, उसके पहले एक लाइन पढ़ो, उसके बाद में एक लाइन पढ़ो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। तो ये क्या था, लास्ट 100 years,
क्या दिया है, द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट हैव इंक्रीज द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड बाय 15% इन द लास्ट 100 years एंड वी कंटिन्यू टू ऐड कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हो रहा है, लास्ट 100 years में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है, इतना ही है। ओके, सो अभी देखो कहां पे वो दिया है, लास्ट 100 years में उससे रिलेटेड कुछ दिया है क्या, ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ लैंड वर क्लियर्ड, नहीं लैंड वर क्लियर्ड ये तो बोला ही नहीं है, सिर्फ बोल रहे हैं लास्ट 100 years में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया बस। तो द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, टेम्परेचर के बारे में बात ही नहीं हुई है, बस वो ये बोल रहे हैं, आंसर डी है, बस कार्बन डाइऑक्साइड देगा, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर हैज इंक्रीज्ड। ऐसे तो सबसे इजी होते हैं ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन, ये तो तुम्हें सॉल्व करना ही है, भले तुम्हें पैसेज समझा हो या नहीं समझा। इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन एक बार सॉल्व नहीं होगा अगर पैसेज नहीं समझा है। ओके, मेन थीम तो सॉल्व हो जाएगा, वो हमारा ट्रिक याद है ना, चीट कोड वाला, फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन, उससे हो जाएगा। तो मेन थीम तुम्हारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, जो भी डेटा दिया है बस मैं पैसेज में ढूंढता हूँ कि ये डेटा कहाँ पे, उसके पहले वाला एक लाइन उसके बाद में वाला एक लाइन पढ़ता हूँ, फिर समझ जाता हूँ कि वो लाइन में क्या दिया है, वो चीज को ऑप्शन से मैच करता हूँ, आंसर मार्क कर देता हूँ, हो गया। डेटा बेस्ड क्वेश्चन तो इतना ईजी हो, मेन थिंग क्वेश्चन भी इजी हो गया है ना, तो बचता ही क्या है, सिर्फ इन्फ्लुएंस बेस्ड क्वेश्चन, वहां पे थोड़ा बिटवीन द लाइन समझना पड़ता है ना, तो चलेगा। मैंने थोड़ी तुम्हें बोला था कि तुम सारे क्वेश्चन आंसर करोगे, 80% ऑफ द क्वेश्चन तो तुम आंसर करोगे ना, कर दिया तुमने। इसको अलावा अगर तुम्हें नहीं समझा है तो ये नहीं आंसर होगा, बाकी सब आंसर होगा। देखो ये आंसर हो जाएगा, ये भी डेटा बेस्ड है ना, ये जो है वो टोन बेस्ड है, हाँ तो ये भी हमें पता है, तो ये भी हो जाएगा डेटा बेस्ड, बाकी ये भी हो जाएगा डेटा बेस्ड, ये है मेन थिंग। तो अटकने का चांस सिर्फ इन्फ्रेंस पे या तो टोन में है ना, अगर टोन भी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि वो भी थोड़ा कैची है, समझ में आना चाहिए, तो टोन और इन्फ्रेंस में तुम फंस सकते हो, बाकी डेटा बेस्ड और मेन थीम क्वेश्चन में कभी नहीं फंसोगे, irrespective of whether you have understood the passage or not, right? So with this one passage I gave you a complete idea as to क्या करना है। क्या अगर तुम्हें पैसेज समझ गया तो बहुत ही अच्छा है, पैसेज नहीं समझा तो भी तुम्हें पता है क्या कैसे क्वेश्चन आंसर करने हैं, हाँ बट अगर तुम्हें पैसेज समझ जाता है तो उसका मैप बना दो, थोड़ा तुम्हारे दिमाग में भी मैप क्लियर हो जाएगा, है ना। बट अभी ये डिपेंड करता है एग्जाम में तुम्हारे पास कितना टाइम है, अगर तुम्हारे पास इतना टाइम है क्या पैसेज पढ़ के मैप बना सकते हो फिर क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, करो। बट अगर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है तो सीधा सीधा क्वेश्चन पे जंप करना है बिना पैसेज पढ़े। तो अगर तुम क्वेश्चंस पे डायरेक्टली जंप कर रहे हो उससे क्या होगा, तुम्हें पता ये चल जाएगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चन है, कितने डेटा बेस्ड क्वेश्चन है वहां पे, है ना, कितने इन्फ्लुएंस है। तो उससे क्या होगा, जब तुम फिर पैसेज पे जाओगे ना तो तुम्हारे दिमाग में एकदम क्लैरिटी रहेगा, क्योंकि तुमने वो मेन थीम जो क्वेश्चन था ना, हाँ उसका तुमने ऑलरेडी देख लिया कि अच्छा ये चीज बोल रहा है तो एक बार मैं देख लेता हूँ, है ना। तो पहले क्वेश्चन पे जाओ, फिर मेन थीम अगर ये है तो फिर तुम पूरा पैसेज क्यों पढ़ोगे, फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट लाइन, फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट लाइन, सेकंड पैराग्राफ फर्स्ट, सेकंड पैराग्राफ लास्ट, ना वो सब पढ़ के इसका तुम आंसर दे सकते हो, क्योंकि मेरे पास पैसेज पढ़ने और समझने का इतना टाइम नहीं है। बट फिर भी मेरे को कम से कम 10 में से 6 या 7 क्वेश्चन करेक्ट करने, है ना, बिना ज्यादा पैसेज पढ़े। तो वैसे मैं मेन थीम तो निकाल लूंगा बिना पैसेज पढ़े, डेटा बेस्ड क्वेश्चन भी मैं निकाल सकता हूँ, बस मैं ढूंढूंगा कि ये डेटा कहाँ पे दिया है, उसके आगे वाला एक लाइन उसके बाद वाला एक लाइन पढ़ के उसका ऑप्शन मार्क कर दूंगा, है ना। तो कम से कम 7 में से एटलीस्ट 5 क्वेश्चन आई कैन आंसर विदाउट इवन रीडिंग द पैसेज। थोड़ा बहुत पैसेज पढ़ लिया तो तुम टोन बेस्ड भी निकाल सकते हो ना, क्योंकि टोन में तो देखो 2 ऑप्शन तो मैं वैसे ही एलिमिनेट कर रहा हूं अपने रूल से, बचे ही 2 ऑप्शन, ओके, तो उसमें से अगेन करेक्ट करने का चांस बढ़ जाता है ना। फिर इसके लिए बस थोड़ा समझना है, तो उसके लिए भी तुम्हें पूरा पैराग्राफ, सारे पैराग्राफ नहीं पढ़ने, सिर्फ 4th पैरा पढ़ना है जिसपे वो मैथमेटिकल मॉडल के बारे में बात कर रहा है, राइट। तो वो अगर तुमने पढ़ लिया, थोड़ा वहां से समझ गया, इन बिटवीन द लाइन समझ लिया, अच्छा अच्छा ये चीज बोल रहा है, हाँ तो आंसर वहां से भी आ जाएगा। Reading it, okay, so try and read my mind. I'm not solving 100 passage for you, I'm solving 1 passage for you, okay, but with this I'm telling you कि देखो ये तुम्हारा अप्रोच होना चाहिए, जितने भी पैसेज तुम सॉल्व करोगे उसमें अभी तुम्हें सिर्फ बस पैसेजेस प्रैक्टिस करने और ये चीज अप्लाई करती रहनी है ना, कि एग्जाम्पल नहीं पढ़ना है, ओके, एवरीथिंग दैट कम्स आफ्टर द स्ट्रक्चर वर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये चीज अप्लाई करते रहो। अभी ये पैसेज में नहीं हो रहा है क्योंकि मुझे समझ गया, है ना, बट कुछ पैसेज में तुम्हें कुछ भी नहीं समझेगा, वहां पे ये सारी चीजें अप्लाई करो, ओके। अगर कुछ नहीं समझ रहा है तो भी तुम्हें पता है क्या क्वेश्चन कैसे आंसर करने, मेन थीम हो या डेटा बेस्ड, है ना। फिर फर्स्ट कहां सकते हो, टोन और इन्फ्लुएंस में, बट उसका भी हमारे पास मोर और लेस इतना लॉजिक है कि हम ऑप्शन एलिमिनेट करके क्लोज टू द आंसर जो ऑप्शन है वो हम मार्क कर सकते हैं, राइट। सो नाउ जस्ट मेक श्योर you practice enough of passages and apply these tricks which you have learned to crack your reading comprehension.